ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करेंगे, वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका एक टॉपिक है जिसमें हम ये सब चीजों को कवर करते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कल हम ऑलरेडी समझ चुके थे देयर आर द लॉट ऑफ वेज किस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसमें एक पहला जो वे है दैट इज अ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन जहां पे दोनों पार्टीज अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर दे, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफिल कर दे, परफॉर्म कर दे, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने आप में खत्म हो जाता है। नथिंग इज लेफ्ट, ना ही किसी का राइट्स ना ही किसी की लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज बचती है। तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। सो इसमें हमने सेक्शंस पढ़े। वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू विद द सेक्शन 37 से लेकर 45 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। जबकि ये कवर करता है टिल 61 तक हम इसमें कवर करेंगे। सेक्शन 61 तक जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। नाउ अब इसमें कुछ सेक्शन जैसे जो हमने अभी बीच में छोड़े हैं 37 टू 45 में, सिर्फ हमने एक सेक्शन 39 छोड़ा है, राइट। और अभी हम आगे एक सेक्शन और जो है जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। फ्रस्ट्रेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, दैट इज सेक्शन 56, व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू डू एक्ट बिकॉज फ्रस्ट्रेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, तो उसको छोड़कर बाकी हम सारे सेक्शन कवर करेंगे। सो कल की क्लास में हम ऑलरेडी 37 टू 45 तक कवर कर चुके हैं, उसी को हम आगे चलेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा क्विक रिव्यू भी कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म बाय हिमसेल्फ, ठीक है। जिस पार्टी ने प्रॉमिस किया है वो ही फुलफिल कर दे अपने आप। अगर वो खुद नहीं फुलफिल कर पा रहा है देन ऑन हिज बिहाफ इज कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा, विच इज अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है। यानी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, और रिप्रेजेंटेटिव चाहे तो कोई कॉम्पिटेटिव पर्सन अपॉइंट कर सकता है फॉर द फुलफिलिंग द प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। इसके बाद हमने ये पढ़ा, हमने इसमें ये भी पढ़ा कि पर्सनल स्किल जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, जब पर्सनल स्किल के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ एग्रीमेंट हुआ है, उन केसेस में पर्सनल स्किल वाले मामलों में सिर्फ वही पर्सन फुलफिल करेगा कॉन्ट्रैक्ट जिसने पर्सनल स्किल को फुलफिल करने के लिए एग्रीमेंट किया था। बट और में अगर प्रॉमिसर जो है, प्रॉमिसी जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि दैट इट कैन बी परफॉर्म बाय द थर्ड पर्सन, इट कैन बी डन बाय द थर्ड पर्सन एज वेल। तो ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हमने जॉइंट लायबिलिटीज की बात की थी, जॉइंट लायबिलिटीज एंड राइट्स की दोनों की बात की थी हमने। जॉइंट लायबिलिटी एंड जॉइंट राइट्स ऑफ अ पार्टीज, ठीक है। इसमें हमने सेक्शन 42 पढ़ा था और इसके लिए हमने सेक्शन 45 पढ़ा था, और कैसे इनकी लायबिलिटीज जॉइंटली और सेवरली होती है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो आज के लेक्चर में हम यहीं से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे आप सेक्शन 45 ऑनवर्ड्स, 45 ऑनवर्ड यानी 46 से पढ़ेंगे। और अगर हम देखें 46 से लेकर, अभी मैं आपको बैरेक भी दिखाऊंगा और बैरेक से ही पढ़ना है, और बाकी कुछ केस लॉज है ना। 46 टू 450 जो है दैट इज डीलिंग विद द टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस। Section 46 to 50, it is dealing with the time and place of performance. Time and place of performance. किस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए, उसका टाइम क्या होगा। अगर दोनों पार्टीज ने कोई टाइम डिसाइड नहीं किया है तो व्हाट वुड बी द टाइम, रीजनेबल टाइम होगा। रीजनेबल टाइम क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो ये सारी चीजें हमें 46 से 50 में पढ़ना है, राइट। अगर आप बैरेक देखेंगे तो बैरेक में भी आप देख सकते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो 46 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 46 सेक्शन क्या कहता है, आप इसको मेरे साथ ही नोट करते चलेंगे। टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, जब कोई टाइम नहीं बताया गया है, ठीक है। सो अगर हम इसमें बात करें तो टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड
नो टाइम इज स्पेसिफाइड, जब कोई टाइम नहीं बताया गया है. So whereby the contract of promisor is to perform his promises without application by the promise and no time for the performance is specified. अगर दोनों पार्टीज ने टाइम के बारे में बात नहीं करी है कि what would be the convenient time for performing the contract, और हम इसमें एक बात और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जो प्रॉमिसर है वो अपनी प्रॉमिस के लिए कहता है कि हाँ ठीक है मैं अपनी प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए रेडी हूँ, जस्ट लेट मी नो कि मैं कैसे परफॉर्म करूँ. टाइम और प्लेस वो पूछता है. तो अगर ऐसे सिचुएशन है, क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो रीजनेबल टाइम में वो होगा. अब रीजनेबल टाइम क्या होता है? रीजनेबल टाइम क्या होगा? हाँ जी, व्हाट वुड बी द रीजनेबल टाइम? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. इट वुड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. ठीक है, रीजनेबल टाइम सिचुएशन पे डिपेंड करता है. अब इस पे हम कुछ केसेस भी हैं वो भी कर लेंगे आगे, पहले एक बार बैरेक पढ़ लेते हैं. और एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है द क्वेश्चन व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज इन ईच पर्टिकुलर केस अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. सो रीजनेबल टाइम क्या होगा? अब ऑफ कोर्स की बात है, अगर कोई डिलीवरी कर रहा है गुड्स की, वो रात के 12 बजे कर रहा है जब घर में सब सो गए हैं, तो ऑफ कोर्स इट मस्ट बी प्लेस बिफोर मिडनाइट, मिडनाइट से पहले होनी चाहिए. ठीक है, तो रीजनेबल टाइम डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन पे. नाउ सेक्शन 47 व्हाट इट सेज, time and a place for the performance of the promise where time is specified. टाइम जब बताया गया है, ठीक है, जब टाइम बताया गया है where time is specified, 47 डील कर रहा है जब टाइम बताया गया and no application to be made. So where a promise is to be performed on a certain day and the promisor has undertaken to perform it without application by the promisee, the promisor may perform it any time during usual hours of the business. अब जो टाइम पीरियड दिया गया है 47 में यूजुअल आवर्स की बात की गई है कि अगर टाइम बताया गया है, स्पेसिफाइड डे बताया गया है, however it has to be performed within a usual hours of the business. कि यूजुअल आवर मतलब ऐसा ना हो कि रात के 12 बजे परफॉर्म कर रहे हैं आप, तो इट मस्ट बी परफॉर्म एक यूजुअल आवर. सपोज करो कोई अगर अपनी शॉप ही बंद करके चला गया तो फिर कहाँ परफॉर्म किया जाएगा? अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी है, शॉप बंद हो चुकी है, अक्सर 7-8 बजे शॉप बंद हो जाती है और आप गुड्स उसके बाद भेज रहे रात के 10-12 बजे, तो वो एक प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. ऑन सच डे एंड एट सच प्लेस विच द प्रॉमिस आउट टू बी परफॉर्म, अगर चीजें क्लियर नहीं है तो जहां पे उसे किया जाना चाहिए परफॉर्म वहां होगा. इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. ए प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स एट बीज वेयर हाउस ऑन द 1st जनवरी. ऑन दैट डे ए ब्रिंग्स द गुड्स टू बी वेयर हाउस पे लेके जाता है उसके गुड्स, बट आफ्टर द अनयूजुअल आवर फॉर क्लोजिंग इट, जब वो ऑलरेडी वेयर हाउस बंद हो चुका है तब वो लेके जा रहा है, एंड दे आर नॉट रिसीव्ड इट, ए हैज नॉट परफॉर्मेंस प्रॉमिस, तो ये प्रॉमिस का परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा बिकॉज दैट इज नॉट अ यूजुअल आवर्स. एक रीजनेबल टाइम में पहुंचने चाहिए. ठीक है, जैसे इसमें हम ऑलरेडी एक केस भी करे थे हमने कल, जहां पे हमने देखा था जहां पे गुड्स के डिलीवरी जो है रात को, आई मीन 14th डे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में था कि 14वें दिन ही डिलीवरी होगी विद इन 14 डेज, और 14th डे जब डिलीवरी की जाती है तो 9 बजे की जाती है, बट उसमें कोर्ट ने कहा कि 9 बजे की जा रही है, एटलीस्ट दैट टाइम ही कैन एक्सेप्ट इट. और जब उसके पास एक रीजनेबल टाइम भी होना चाहिए फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स, कि क्या गुड्स जो है उसी सेम क्वालिटी के हैं या नहीं है. So opportunity must be given to them to inspection of the goods, whatever has been promised to deliver. जो deliver करने के लिए promise किया गया उसको time भी होना चाहिए inspection के लिए. Now what 48 says, application for the performance of the certain day to be at proper time and place. Application for performance on certain day to be at proper time and place. अब ऐसा भी हो सकता है कई बार हमने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन बाद में हमने फ्यूचर के लिए कुछ चीज रखी है कि मैं आपको फोन कर दूंगा और मैं बता दूंगा कि किस दिन परफॉर्म करना है. अब वो फोन करता है, बताता है, तो जब वो बताता है तो वो उसमें ये भी बताया कि कौन सी जगह पे होगी, प्रॉपर प्लेस और टाइम क्या होगा.
सो व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे, अगर किस दिन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म होना है, एंड द प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिस, यानी प्रॉमिस ही कह रहा है कि ठीक है मैं आपको बता दूंगा, एप्लीकेशन का मतलब है आई जस्ट लेट यू नो फॉर द सेम, कि प्रॉमिस ही प्रॉमिसर को बताएगा कि किस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, प्रॉमिस को परफॉर्म करना है, देन इट इज अ ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसी, तब वो ड्यूटी बन जाती है प्रॉमिसी की टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस, तो एक प्रॉपर जगह बताए प्रॉमिसर को, एंड विद इन अ यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस। अब प्रॉमिसी कह रहा है कि मेरे को रात को 1 बजे भेज देना, या सुबह 1 AM पे भेज देना। अब 1 AM पे तो भैया ट्रांसपोर्ट अरेंज करना भी मुश्किल होगा, तो दैट विल नॉट बी अ यूजुअल आवर्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस है, यू विल फाइंड इट आउट, यू विल इजीली गेट इट। तो 46, 47, 48, अब इसके जो इलस्ट्रेशन है वो भी एक बार देख लेते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन कहता है व्हाट इज अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस इन ईच पर्टिकुलर केस, अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये भी फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा, जैसे रीजनेबल टाइम होता है ऐसे ही ये है। तो 46 से लेकर 50 तक हमारे पास टाइम और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस उससे संबंधित है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू 49, प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस where no application to be made and no place fixed for performance। अब यहाँ पर कुछ भी चीज तय नहीं है, प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस कौन सी जगह होगी, और वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड, और ना ही किसी पार्टी ने यानी प्रॉमिसी ने एप्लीकेशन बताई लगाई है कि मेरे को यहाँ पे चीज चाहिए, एंड नो प्लेस फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस, तो उससे संबंधित है 49, व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय प्रॉमिसी, यानी प्रॉमिसी ने कुछ भी नहीं बताया कि कहाँ परफॉर्म होना है कॉन्ट्रैक्ट, एंड नो प्लेस इज फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस, ना ही कोई जगह तय की गई है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसर, अब यहाँ पे ड्यूटी बनती है प्रॉमिसर की, बिकॉज प्रॉमिसर ने कुछ भी चीज नहीं बताया, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रॉमिसर चुप ही बैठ जाए, तो प्रॉमिसर जो है कैन अप्लाई टू दी प्रॉमिसी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस, अब यहाँ पे एक उचित ऐसी जगह बताए जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सके, एंड टू परफॉर्म इट सच प्लेस, तो प्रॉमिसर जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देगा। नाउ इफ यू सी द इलस्ट्रेशन 49 का जो इलस्ट्रेशन है, A undertakes to deliver 1,000 muds of jutes to B on a fixed day, ठीक है, फिक्स डे पर वो 1,000 muds of jutes देगा। A must apply to B to appoint, अब वो A ये तो कहेगा भैया आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट तो कर रखा है कि जूट में सप्लाई करूंगा, बट आप मुझे अब ये बताइए कि कौन सी जगह पे और कितने बजे उसको डिलीवर करना है, तो प्रॉमिस उसको टाइम पीरियड बताएगा कि कहाँ पे कौन सी जगह पे होना है। दैट मीन्स अगर प्रॉमिस अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहा है, नाउ इट बिकम्स अ ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की ड्यूटी बन जाती है वो कौन सी जगह पे एक बार पूछ ले प्रॉमिस से कहाँ परफॉर्म किया जाना है। नाउ 50 जो है बहुत सिंपल है ये भी, नाउ परफॉर्मेंस इन अ मैनर एट द प्लेस प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन्ड बाय प्रॉमिस, अब ऊपर वाले में अगर टाइम नहीं अगर प्रॉमिस ही बताता है, सेक्शन 49 में पढ़ा उसने, जब बताएगा तो वहां परफॉर्म होगा, तो कई बार उसके लिए सैंक्शन भी चाहिए कि ठीक है अप्रूवल भी चाहिए प्रॉमिसी की, तो परफॉर्मेंस इन मैनर और एट अ टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय प्रॉमिसी, तो प्रॉमिसी अप्रूवल देगा कि हाँ यहाँ पे डिलीवर हो जाए, देन इट कैन बी डिलीवर ओवर देयर ओनली। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस may be made in any manner or at any such or any time with the promisee prescribe or sanction, जो promisee बताता है। अब इसमें देखो कुछ और तरीका भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई अब हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक प्रॉमिस, हम अपने प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं, बट सामने वाला, मैंने आपसे कहा मैं आपको गुड्स दूंगा, आपने कहा भाई 10,000 रुपए देंगे, तो गुड्स और 10,000 रुपए इस चीज का हमारे बीच में प्रॉमिस हुआ है, बट सम टाइम क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं गुड्स के बदले, मैं तो आपको गुड्स दे रहा हूँ, आप पैसे के बदले कुछ और दे दे, ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, अगर मैंने आपको गुड्स दिए हैं तो आप मुझे पैसे ही देंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, बट इज दैट पॉसिबल? यू कैन गिव मी एनी अदर थिंग। जो भी एग्रीड हुआ है कंसिडरेशन वही देना होगा। बिल्कुल, बट क्या इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, नोवेशन हो सकता है, अल्टरेशन हो सकता है? ओनली विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। बिल्कुल कंसेंट चाहिए होगी, तो वो हम आगे भी पढ़ेंगे।
बट यहाँ पे बात की गई सैंक्शन के मतलब परफॉर्मेंस करने के लिए अगर प्रॉमिसी कोई चीज को अप्रूवल दे देता है कि ठीक है आप मेरे को जो आपको पैसा पे करना है वो इस तरीके से पे कर देना। जैसे ए अगर आप इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, ए ओज बी ओज ए 2000 रुपीज, यानी बी को ए को 2000 रुपए देने हैं। ए डिजायर बी टू पे, ए चाहता है डिजायर बी टू पे द अमाउंट टू एज अकाउंट, के वो ए के अकाउंट में बी जो है डिपॉजिट कर दे। बी पे बकाया है ए का 2000 रुपए एंड ए ये चाहता है कि वो उसके अकाउंट में पे कर दे विद सी। सी एक बैंक है, सी एक बैंक है, तो ये चाहता है कि बी मेरे बैंक में पैसा डाल दे जो मैंने आपके लिए काम किया है। नाउ बी हु आल्सो बैंक विद सी, बी का भी एक बैंक है सी के साथ, ऑर्डर्स द अमाउंट टू बी ट्रांसफर ऑफ हिज अकाउंट टू एस, और वो कह देता है अपने बैंक से कि ठीक है मेरा जो पैसा है मुझे ए को कुछ पैसा देना, आप ट्रांसफर कर दीजिए। ऑनलाइन ट्रांसफर जैसे होता है, पहले तो ये पुराना एक्ट है, तो आज के टाइम में तो सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, बट पहले बैंक को बोलना पड़ता था, देन ओनली इट कुड बी ट्रांसफर्ड। सो एंड दिस इज डन बाय सी, और बैंक ने वो कर भी दिया। तो जब बैंक ने कर दिया, हेयर मींस सेक्शन 50 यहाँ क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉमिसी ने अपना एक डायरेक्शन दिया कि आपको अपना परफॉर्मेंस कैसे परफॉर्म करना है, और उस परफॉर्मेंस पे बी ने एक्ट किया, दैट इज आल्सो फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। दिस इज डन बाय सी, तो बैंक ने ऐसा कर दिया। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद एंड बिफोर ए नोज ऑफ द ट्रांसफर सी feels there has been a good payment by C, तो इसको हम यहीं पे खत्म अगर करते हैं सी पे ही, कि यानी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, जैसे ही बैंक ने ट्रांसफर किया उसका पैसा, वहीं पे वो परफॉर्मेंस हो जाता है, बिकॉज दैट इज प्रॉमिस बाय ए ने, और बी का जो परफॉर्मेंस हुआ है जिसको अप्रूवल भी दे चुका है बी। और अगर हम इलस्ट्रेशन बी की बात करें, ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडेप्टेड, ए और बी एक दूसरे के कर्जे में हैं, ए एंड बी में ये सेटलमेंट हुआ that one item against another and the B pays a balance found to be due from his upon such settlement. This amounts to payment by A and B respectively of the sum which they owe to each other. यानी इन दोनों ने आपस में एक दूसरे से कर्जे में है, म्यूचुअली इंडेप्टेड है, और ए एंड बी में जो भी बात सेटल्ड हो गई होगी, सेटिंग ऑफ वन आइटम अगेंस्ट अदर, दैट मींस इट्स लाइक अ बार्टर सिस्टम, वो एक चीज के पलटे दूसरी चीज भी दे सकते हैं। सपोज करो मेरे को आपसे, वैसे अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन की बात कर रही है, जैसे सपोज मेरे को आपसे 1 लाख रुपए लेने हैं, आपको मुझसे 50,000 रुपए लेने हैं, तो वी कैन डू अ सेट ऑफ ऑल्सो, कि ठीक है कि आप मेरे को सिर्फ इतने पैसे दे दो, उसमें ही में हम जो हमारी जो लायबिलिटीज है वो खत्म हो जाएगी। 50 ना दे के 70 दे देते हैं, तो दैट कैन बी सेट ऑफ। सी की बात करें, ए ओज बी 2000 रुपए एंड बी एक्सेप्ट सम ऑफ एज गुड्स इन रिडक्शन ऑफ द डेट्स। अब वो 2000 रुपए ना लेकर वो क्या कर रहा है, बी एक्सेप्ट करता है सम ऑफ एड्स गुड्स, यानी इट्स लाइक अ बार्टर सिस्टम। वैसे तो बार्टर भी पॉसिबल है, बट यहाँ पर क्या है, 2000 के पलटे जो उसको देने हैं उसके बदले वो उसके कुछ गुड्स ले लेता है, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स जो होंगे वो ऑपरेट एज अ पार्ट पेमेंट। हेयर व्हाई इट इज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज द प्रॉमिसी जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज को अप्रूवल दे रहा है, बिकॉज विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रॉमिसी इट कैन नॉट बी डन। Now D, what it says, A desire B who owes him 100 rupees to send him a note of 100 rupees by post. तो 100 रुपए का नोट जो है बनाकर अगर वो भेज देता है, जैसे ही पोस्ट में डालेगा, द मोमेंट इट विल पोस्टेड इट विल बी डिस्चार्ज। So in section 15 we have seen performance in a manner or at a time prescribed or sanctioned by the promise. Sanctioned, that means consented by the promisee. तो हमें ये बेरेट से ही पढ़ना है, बट इसमें अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर वो इन दोनों के बीच में, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में, अब उसके लिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे लिखूंगा भी। अब जैसे भी तो हमने बेसिक सी बातें पढ़ी, दैट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इन केस ए और बी के बीच में एक प्रॉमिसर है और ये प्रॉमिसी है, इन दोनों के बीच में टाइम और प्लेस जो है अगर वो डिसाइडेड है, दैट इज ओके, तो उसी तरीके से परफॉर्म होगा। इफ इट इज नॉट डिसाइडेड देन इट इज अ रीजनेबल टाइम एंड प्लेस। और अगर जो प्रॉमिसी है
उसने या कोई टाइम डिसाइड नहीं है, तो इट्स बिकम अ ड्यूटी ऑफ प्रोमिसर कि प्रोमिसर जो है कम से कम प्रोमिस से एक बार पूछे कि मेरे को कहाँ डिलीवर करने हैं गुड्स। और या मेरे को इट्स नॉट ओनली मैटर ऑफ द गुड्स, बार बार गुड्स आ रहा है मुंह पे, लेकिन इसका मतलब गुड्स से नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की जो भी परफॉर्मेंस है। अगर हम गुड्स की बात करेंगे तो फिर वो सारा कॉन्सेप्ट सेल्स ऑफ गुड्स की तरफ मूव कर रहा है, इफ इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे प्रोमिसर पूछेगा एक बार प्रोमिसर के व्हाट वुड बी द रीजनेबल टाइम, व्हाट वुड बी द रीजनेबल प्लेस टू प्ले परफॉर्म माय ड्यूटी। देन इन केस अगर कई बार क्या होता है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार होता है टाइम इज एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो हमेशा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट कई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर टाइम इंपॉर्टेंट है तो उस टाइम के दौरान अगर टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस रखी गई है कॉन्ट्रैक्ट में और उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस? दैट मीन्स failure to perform contract। अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइमली परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, फेलियर टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे सिचुएशन में दो सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट सिचुएशन, टाइम इज एसेंस, टाइम बहुत जरूरी है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि जो टाइम है नॉट एसेंस। दोनों में कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। So when time is of essence, तो उस case में contract becomes voidable. Also the party is entitled for the compensation. Also party has a choice to give further time for the performance of the contract. हाँ जी, तो दो सिचुएशन निकल के आती है यहाँ पर। अगर टाइम एसेंस है, टाइम बहुत जरूरी है, इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे। अब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हुआ है कि तुम्हें मुझे गुड्स की सप्लाई करनी है, से फॉर एग्जांपल क्योंकि बी की बेटी की शादी होनी है, बी की बेटी की शादी होनी है और शादी में सपोज करो कार या कुछ भी गुड्स देने हैं, उसकी डिलीवरी होनी है। बी की जो डॉटर है उसकी शादी में कुछ चीजें देनी है तो उसकी डिलीवरी होनी है। और शादी है सपोज 1 जनवरी 2022 को, इस दिन डिलीवरी होनी है। सो टाइम इज इट एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हियर और नॉट? हाँ जी, शादी होनी है तो भाई उसी टाइम देना है, उसी वक्त चीजें चाहिए। मैं दहेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और चीजें भी होती हैं जो चाहिए होती है। सो टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट टाइम, टाइम बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं पहुंचा पाया उस टाइम पर, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable। voidable क्या होता है? एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। अदर पार्टी कौन है? बी है। तो बी चाहे तो जब वो डिलीवर करता है, सपोज करो वो 1 तारीख को जिस दिन शादी थी उस दिन डिलीवर नहीं कर रहा है, वो कर रहा है 5 दिन बाद। नाउ व्हाट्स ऑप्शन बी इज हियर हैविंग? बी के पास क्या ऑप्शन होगा? बी जो है अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है, उसके पास अधिकार होगा वॉइड करने का। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे सेक्शन 55 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखो हमने 46 से लेकर 50 तक तो बहुत बेसिक बातें पढ़ी हैं, बट 55 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस प्रैक्टिकल अप्रोच। नाउ इफ द टाइम इज नॉट एन एसेंस, अगर टाइम एसेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा या वो वैलिड होगा? The contracts will still remain valid, लेकिन the non-defaulting party is entitled to the compensation हाँ जी, for the loss which has caused to it by non-performance. तो दैट इज नॉन वॉइडेबल, तो वो नॉन वॉइडेबल होगा। अगर वो नॉन वॉइडेबल है, अगर वो नॉन वॉइडेबल है तो डेफिनेटली जो पार्टी एट लॉस है, जिसको लॉस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट टाइमली फुलफिल ना होने से, दैट पार्टी कैन गिव अ नोटिस टू अदर पार्टी दैट दे आर विलिंग, दैट द पार्टी इज विलिंग टू गेट अ कंपनसेशन, कि वो कंपनसेशन लेगी। तो वो कंपनसेशन मांग सकते हैं बिकॉज जो भी उसको लॉस सफर हुआ होगा बिकॉज ऑफ द नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स और
परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट टाइम पे नहीं हुआ, तो इसलिए उसको जितना भी लॉस सफर हुआ होगा, दैट पार्टी कैन गो फॉर द कंपनसेशन। ठीक है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एसेंस ऑफ अ टाइम, देन इट इज अवॉइडेबल। इफ इट इज नॉट एसेंस ऑफ अ टाइम, टाइम बहुत ज्यादा कीमती नहीं है उस टाइम के उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, देन इट इज नॉट अवॉइडेबल, बट द पार्टी कैन गो फॉर द कंपनसेशन। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कंपनसेशन नहीं मांगेगी वॉइडेबल में? हाँ जी, वॉइडेबल में कंपनसेशन नहीं चलेगा क्या? सर इसमें लिखा नहीं है, लेकिन सर इसके साथ साथ अगर हम 64 सेक्शन भी अप्लाई करें, हाँ जी बिल्कुल 65 जो भी है, तो कंपनसेशन भी होगा। बिल्कुल 64 भी अप्लाई हो जाएगा। एसेंस ऑफ द कॉन, अगर टाइम एसेंस है, यानी उसमें हमने 64 में यही पढ़ना, जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अदर पार्टी जिसको रिस्टोर्ड हुआ है बेनिफिट वो वापस भी करे और कंपनसेशन भी ले सकती है वो, क्योंकि इसको तो लॉस हुआ होगा ना कुछ, इसकी आई मीन डैमेज भी होगा, इसको नुकसान हुआ होगा कहीं ना कहीं, इसको जो परफॉर्म करना था वो नहीं कर पाया, तो इसको कहीं ना कहीं लॉस हुआ होगा, तो ही कैन ऑल्सो गो फॉर डैमेजेस, कंपनसेशन ये भी मांग सकती है। इतनी सी बात समझ में आई? एक बार 55 देख लेते हैं, तब हम इसमें कुछ केस लॉस करेंगे। सेक्शन 55, ओके, सेक्शन 55। नाउ सेक्शन 55 क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम। अगर आपने एक टाइम पीरियड तय किया है और अब आप उसमें देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, इसका फर्स्ट पैरा क्या है? दैट इज डीलिंग विद द फिक्स टाइम। ठीक है, फिक्स टाइम की बात कर रहा है। फिक्स टाइम पे आप परफॉर्म नहीं कर पाए इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द टाइम इज एसेंस, जहां पे टाइम बहुत एसेंस था, इंपॉर्टेंस रखता था, और इसका दूसरा पैरा देखोगे तो इज नॉट एन एसेंस, व्हेन द टाइम इज नॉट एन एसेंस। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम 55 सेक्शन, देन विल गो विद द सेकंड पैरा। तो व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसेस टू डू अ सर्टेन थिंग एट और बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम, उस टाइम पे या उससे पहले करने की बात की थी कि टाइम से, स्पेसिफाइड टाइम से, कि मैं एक साल के अंदर एक चीज कर दूंगा, आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वट एवर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फॉर्म्ड, और सर्टेन थिंग एट और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम एंड फेल्स टू डू सो, अगर वो टाइम पे नहीं कर पाए एनी सच थिंग और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, द कॉन्ट्रैक्ट और सो मच ऑफ इट हैज नॉट बीन परफॉर्म नहीं हो पाया, बिकम्स क्या हो जाता है? वॉइडेबल हो जाता है at the option of a promisee। promisee चाहे तो उसको voidable कर देगा if the intention of the party was that time should be of the essence of the contract। अब of course ही बात है, या तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दो एक्सप्रेसली, ठीक है, आगे लिख लेते हैं इसको थोड़ा। देखो ऐसा भी हो सकता है, या तो आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा है, एक्सप्रेसली लिख दिया आपने, expressly mention in the contract, या इम्प्लाइडली आपने बताया कॉन्ट्रैक्ट में कि ठीक है टाइम वुड बी दी एसेंस ऑफ दी, टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, टाइम की ही वैल्यू रहेगी उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए, कि टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इफ इट इज मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉर्म राइटिंग, और यू कैन से वर्बली भी आप बता सकते हैं पार्टी को, अगर ऐसा हुआ है तो ऑफ कोर्स ये क्लियर है कि हाँ टाइम एक इंपॉर्टेंट है, टाइम पे नहीं करेंगे तो दूसरी पार्टी वॉइडेबल कर देगी कॉन्ट्रैक्ट को। बट इफ इट इज नॉट मेंशन, देन एज पर दी सर्कमस्टांसेस, और आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी डिमांड क्या है, जो परफॉर्मेंस होनी है उसमें डिमांड क्या है, दैट मीन्स से फॉर एग्जांपल जैसे कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, जब कमर्शियल ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें टाइम एसेंस होता है, टाइम इज एसेंस, टाइम की बहुत कीमत होती है। तो ये कैसे पता लगेगा व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्या उनका जो इंटेंशन थी
टाइम को लेके वो इंपॉर्टेंस थी या नहीं थी? इवन दो इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं था, एग्रीमेंट में मेंशन नहीं था, बट सम टाइम हमें पता लग जाता है कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टी व्हाइल कमिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में आते वक्त उनकी इंटेंशन क्या रही थी, वेदर द टाइम इज द एसेंस और नॉट। और इसी के चलते हम एक छोटा सा केस कर लेते हैं कि जहां पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें शेयर मार्केट में, शेयर्स हो गए या गोल्ड्स हो गए, अगर जो इसमें डील करता है तो इनका जो प्राइस है बहुत फ्लक्चुएटिव होता है, बहुत फ्लक्चुएटिव होगा, इतना फ्लक्चुएटेड होगा कि टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे टाइमली चीजें चाहिए। इफ यू कैन नॉट परफॉर्म इट, अदर पार्टी कैन, वॉइडेबल है तो वॉइड कर सकती है। सो अब यहाँ पे अगर एक केस की हम बात करें तो केस का नाम था वासु एंटरप्राइजेस वर्सेस जेजे ऑयल मिल्स। वासु एंटरप्राइजेस वर्सेस जेजे मिल्स, जेजे ऑयल मिल्स, ठीक है, ऑयल मिल्स 1968। इस केस में कोर्ट ने यही कहा है, जब प्राइस ऑफ गुड्स है जो जहां पे शेयर्स की बात करें, प्राइस ऑफ गुड्स इन द मैटर ऑफ द शेयर्स, गुड्स लाइक शेयर्स और बुलियंस, बुलियंस होते हैं जैसे गोल्ड के जो होते हैं ना सिक्के वगैरह उस तरीके, आर सब्जेक्ट टू रैपिड इन्फ्लेशन, बहुत रैपिड फ्लक्चुएशन होता है। तो इन तरीके के केसेस में टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और इसलिए अवॉइडेबल होता है अगर आपने टाइमली परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। और ऐसे ही ऑक्शन की भी बात करते हैं, ऑक्शंस जो होती हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ऐसा नहीं कि काफी लंबे समय तक के लिए हम चीजों को डिले नहीं कर सकते हैं। That would be a time is the essence of the contract in such cases. But if we're talking about immovable properties, अगर हम immovable properties की बात करें, dealing in immovable properties, इन immovable properties के केसेस में क्या टाइम एसेंस है? टाइम एसेंस है? टाइम इज नॉट एसेंस। देखो टाइम इतना एसेंस नहीं करता है एज कंपेयर टू दी शेयर्स, गोल्ड, बिलियंस, यहाँ बहुत फ्लक्चुएटिव होता है। बट इमोवल प्रॉपर्टी, जमीन एक दिन में सोना तो नहीं बन जाएगी, घर एक दिन में जो है प्लॉट या फिर कुछ भी चीज है, विला जो है एक दिन में सोना नहीं बन जाएगा, इट टेक्स अ टाइम। और इसीलिए केस में कहा गया है, केस का नाम आप लिख लीजिए, गोमत GOMATHINAYAGAM पिल्लई वर्सेस पालिनी स्वामी मेंडवो। ठीक है, इस पे कहा गया है कि इन द केस ऑफ इमोवल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ इमोवल प्रॉपर्टी, अगर आप इमोवल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, सेल ऑफ इमोवल प्रॉपर्टी, टाइम जो है जनरली इज ऑफ नॉट टू मच इंपॉर्टेंस। जनरली जो टाइम है नॉट एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट इन केस ऑफ शेयर एंड गोल्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हमने एक बात पढ़ी थी, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर डिपेंड करता है, और ये जो रूल है हर जगह अप्लाई नहीं होगा, इट इज डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है?
अभी हमने बात करी कि ठीक है इमॉल प्रॉपर्टी सेल ऑफ अगर इमॉल प्रॉपर्टी होगी तो टाइम इज नॉट एन ऑफ एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर नॉट वॉइडेबल नहीं होता है। बट आपको एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर ए और बी दो पार्टीज हैं, ए और बी अगर दो पार्टीज हैं, ये अगर लैंड में डील कर रहे हैं, सपोज करो ए ने कुछ अर्नेस्ट मनी पे कर चुका है, अर्नेस्ट मनी पे कर चुका है बी को, ठीक है मेरे को आपका प्लॉट पसंद आया है, मैं इसको खरीदना चाहता हूं, मैं अर्नेस्ट मनी पे कर रहा हूं, यानी ए इच्छुक है बी का प्लॉट खरीदने में और बयाना भी दे चुका है। अब बी क्या करता है, बी जानबूझकर इसको डिले कर रहा है, या ऐसा मान लीजिए इसने ए ने अर्नेस्ट मनी तो दे दी है, लेकिन जब इसने आगे का पैसा मांगा बी ने ए से, इज नॉट विलिंग टू पे, इज नॉट विलिंग, वो नहीं पे कर पा रहा है या उसके पास पैसा नहीं है अभी, और बाद में ये क्या पहुंचता है, ये ए ही कोर्ट में पहुंच जाता है कि ठीक है 2 साल हो गए लगभग बयाना दिए हुए, इट्स बीन 2 years बयाना दिया था, बार बार एक दूसरे को कह रहे कि हाँ हम दे देंगे पे कर देंगे, वो कहता है कि हाँ मैं सेल डेट बना दूंगा, वो कहता है हाँ ठीक है मैं आगे का पैसे दे दूंगा, ऐसे करते 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 2 साल हो गए, अल्टीमेटली एक कोर्ट में पहुंच जाता है, एक कोर्ट में पहुंच जाता है फॉर दी परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराया जाए, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Now you guys please tell me whether A can ask the court to compel B for the performance of a contract. हाँ जी बताइए जरा, क्या ए यहाँ पे कोर्ट को कंपेल कर सकता है कि आप बी के खिलाफ ऑर्डर पास करें, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें? सर आई थिंक कर सकता है, क्योंकि सर रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी एग्रीमेंट जिसमें अर्नेस्ट मनी इन्वॉल्व हो, मतलब कुछ परफॉर्मेंस हो गई है, ये रजिस्ट्रेशन होते हैं, रजिस्ट्रेबल एग्रीमेंट्स होते हैं। चलो एग्रीमेंट टू सेल होता है ना, तो एग्रीमेंट टू सेल, आगे जाके सेल डेट बनेगी। अगर आप लोगों ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा होगा तो स्पेसिफिक रिलीफ का एक कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना है या नहीं है? सर क्या क्वेश्चन है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट से संबंध है या नहीं है? सर है, पूरा है, पूरा ही उससे संबंधित है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसी में है, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पढ़ेंगे, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पढ़ेंगे। तो अब ए यहाँ पे चाहता है कि भाई उसको अर्नेस्ट मनी वो दे चुका है, बी अपना काम करे, मेरे को मकान बेचे, बी मना कर रहा है कि मैं नहीं बेचता, ऑलरेडी 2 साल हो गए तुमने मुझे पैसा तो दिया नहीं जब मैंने डिमांड करी। सो क्या इस केस में कोर्ट जो है क्या ऐसा ऑर्डर पास करेगा कि बी को कहे, कंपेल करे कि आप इसको मकान बेचिए? क्या इस पैसिव परफॉर्मेंस होगी यहाँ पे या नहीं होगी? और ये जो क्वेश्चन आया था ना, इसी तरीके का क्वेश्चन आया था दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज के मेंस में। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप सेक्शन 16 पढ़ेंगे ना, इसका सेक्शन 16 बहुत साफ साफ कहता है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ये सारा, क्योंकि हम जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें पढ़नी है हमने। अगर आप बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से किए जा सकते हैं, सेक्शन 10 में लिखा है ना। सेक्शन 10 के साथ हम पढ़ते हैं 11 का 2, उसके साथ पढ़ते हैं सेक्शन 14 और सेक्शन 16, यही तो पढ़ते हैं। हाँ जी, सेक्शन 10, 11, 2, 14 एंड 16। तो अगर आप 16 को ध्यान से पढ़ेंगे तो 16 में क्या लिखा है कि जो प्लेंटिफ है, जो कोर्ट में आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करेंगे तो हूसोएवर इज कमिंग बिफोर द कोर्ट कम विद अ क्लीन हैंड। तो जो प्लेंटिफ है ए जो है, ये भी तो क्लीन हैंड के साथ आए, he must come before the court with the clean hand। ये खुद तो अर्नेस्ट मनी दे के बैठा है, बस आगे इसने कुछ परफॉर्मेंस करी नहीं अपनी, रेसिप्रोकल प्रॉमिस इसने किया नहीं, सिर्फ एक बार अर्नेस्ट मनी दी, ठीक है, एक प्रॉमिस पूरा करा, और आगे का भी तो प्रॉमिस पूरा करना था इसको।
So he is not fulfilling it. जब ये fulfill नहीं कर रहा है तो how he can demand from the court to do equity? So A is not coming before the court with a clean hand. Therefore the court, क्योंकि A जो है plaintiff की readiness और willingness होनी चाहिए. He was ready and willingness to perform his part of contract. Willingness. ठीक है भाई, प्लेंटिफ की भी तो इच्छा हो पूरी अच्छे से, ये भी तो अपना काम पूरा करता, इसने कुछ किया ही नहीं. टाइमली इसको 2 साल लग गए पेमेंट करने में. या तो ये करता कि बी के अकाउंट में पैसा डलवा देता, फिर दिखाता कि मैंने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया है, नाउ तो बी शुड बी कंपेल्ड. तो इसने 2 साल लगा दिए, पेमेंट नहीं करी और बाद में कोर्ट में पहुंच रहा है. सो ए भी जो प्लेंटिफ कोर्ट में जाता है उसका भी रेडी एंड विलिंगनेस होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की. इज दैट ओके? हाँ जी, ओके सर. सेक्शन 16 याद आया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का? अगर है तो देख लीजिए आप अपना, उसमें यही बातें लिखी है, रेडी एंड विलिंगनेस ऑफ द प्लेंटिफ. प्लेंटिफ भी तो अपना नीट एंड क्लीन नियत से आए कोर्ट में. ये खुद डिफॉल्टर है, खुद कह रहा है परफॉर्म करवाई. अगर ये टाइमली पेमेंट कर देता तो कोर्ट ये परफॉर्म करवाती बी से, बट ही वाज नॉट मेकिंग अ पेमेंट ऑन टाइम. ओके, और ये 25 नंबर का क्वेश्चन था, ये 25 या 30 नंबर का क्वेश्चन था वहां पे डीजेएस हायर जुडिशियल सर्विस में 200 में से. तो कोर्ट यहाँ पे रिफ्यूज कर सकती है कि भाई बी क्यों परफॉर्म करे, जब आप ही कोर्ट में क्लीन हैंड से नहीं आ रहे हैं. यू माइट बी हैविंग अ डिफरेंट इंटेंशन. और एक प्लॉट जो 2 साल पहले जिसकी कीमत कुछ और थी, आज 2 साल बाद कितनी ज्यादा हो गई होगी. 2 साल में तो कीमत बढ़ गई होगी. आपने कुछ 50,000 1 लाख रुपए दे के अर्नेस्ट मनी दे के प्रॉपर्टी को होल्ड कर दिया, आप 2 साल तक वेट करते रहे, तो यू आर नॉट विलिंग टू परफॉर्म योर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम योर साइड. समझ में आए? यस. अभी मैं आपसे बात कर रहा था जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जहां पे प्रॉपर्टी इतनी जल्दी उछाल नहीं करती है, तो वहां पे टाइम में नॉट बी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. बट इसी सिचुएशन को मैंने आपसे बात कर रहा था क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स की. एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है. एक जो लॉ अगर डिसाइड हुआ है, एक जो प्रेसिडेंट कोर्ट ने सेट किया है, इट इज नॉट नेसेसरी हर केस पे अप्लाई हो जाए. इसी तरीके का एक केस हो रहा है सूरज सिंह वर्सेस नथी बाई. सूरज सिंह वर्सेस नथी बाई 1990 का केस है. अब ये केस क्या कहता है? अब ये भी केस इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, ये भी केस इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द फैक्ट्स. यहाँ पे एक लेडी है, उसको अपना सारा लोन उतारना है और उसको अपने डे टू डे एक्सपेंसेस जो हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस चाहिए, खर्चा चाहिए उसको. इसको अपना निवारण करने के लिए इसके पास पैसा नहीं, इसके लिए वो प्रॉपर्टी को बेचती है, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करती है. Now please tell me whether in this case, whether in this fact, the time is the essence of contract or not. टाइम यहाँ पे नहीं होगा. तो ये केस आप लिख लीजिए, यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसके अगर टाइम पे चीजें नहीं हुई, टाइमली परफॉर्म नहीं हुआ, दूसरी पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, देन इट वुड बी, क्या पता ये लेडी मर भी जाए, खाने को नहीं मिलेगा ना इसको. तो therefore the time is the essence of contract in this case. सूरज सिंह वर्सेस नथी बाई लिख लीजिए. ओके, आगे चलते हैं. अब एक बार बैरक पढ़ लेते हैं. नाउ हमने अभी बात कर ली कि जहां पे टाइम इज एसेंशियल है, सेक्शन 55 टाइम इज एसेंशियल. सेक्शन 55 पैरा नंबर 2 डीलिंग विद द इफेक्ट ऑफ सच फेलियर when the time is not essential. जब time essential नहीं है, if it is not, and if it was not an intention of the parties, that time should be of the essence of the contract. जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस टाइम उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उसमें टाइम इंपॉर्टेंस रखता है. The contract does not become voidable. Voidable नहीं होगा
by the failure to do such things at or before the specified time, but the promisee, यहाँ पे promisee का क्या अधिकार है? Promisee is entitled to compensation for the promiser for any loss occasioned to him by such failure. यानी जो promisee है अब यहाँ पर सिर्फ compensation मांग सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को voidable नहीं करेगा, बिकॉज इंटेंशन क्लियर नहीं थी कि टाइम वाज नॉट एन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. टाइम इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता था जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, ना ही मेंशन किया था. बट अगर टाइमली परफॉर्म, रीजनेबल टाइम में परफॉर्म नहीं हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल नहीं होगा. बट प्रॉमिसी जो है वो एंटाइटल है कंपनसेशन लेने के लिए, जो भी उसको नुकसान हुआ होगा. क्लियर है ये बात? थर्ड पैरा पढ़ लेते हैं, फिर 2-4 बातें और मैं इसमें आपको बता दूंगा. इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन द एग्रीड अपॉन. अदर देन एग्रीड अपॉन का मतलब क्या है? जो हमने पहले तय किया था, यानी हमने कुछ पहले जो तय की थी कि ये टाइम होगा, ये प्लेस होगा, और उस वक्त अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए उस as per that particular agreement, then what would be the consequences? If in case of the contract voidable on account of the promisor failure to perform his promise at the agreed time, the promisee accept performance of such promise at any time other than the agreed. यहाँ पे क्या कर सकता है? जो पहले हमारी बात तय हुई थी उस पे अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाया प्रॉमिसर, और प्रॉमिसी लेटर ऑन कुछ और चीज टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके एक्सेप्ट कर लेता है, the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of such acceptance he gives notice to the promisor of his intention to do so. देखो ऐसा होता है, इसको मैं आपको वैसे समझाता हूँ, इस पे लिख कर ही. अब ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, ए और बी ने जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीड हुए थे, व्हाटएवर द टर्म्स एंड कंडीशन के, ए ये चीज परफॉर्म करेगा और बी प्रॉमिस ही यहाँ पर, ठीक है, बी अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस परफॉर्म करेगा. वैसे एक चीज मैं बताता हूँ, दोनों ये रेसिप्रोकली प्रॉमिस होते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं. ए अपना पार्ट ऑफ परफॉर्म करेगा, बी अपना परफॉर्म करेगा. बट सपोज कीजिए ए जो है अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पाया और बी जो है इस बात पे एग्री है कि चल कोई बात नहीं, उसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है. सपोज एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है. जब ये एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है और जिसपे बी एग्री है, इफ अगर बी एग्री हो गया कि ठीक है एक्स्ट्रा टाइम मैं दे रहा हूं, तो बाद में ही कैन नॉट गो फॉर द कंपनसेशन. लेटर ऑन ही कैन नॉट गो फॉर द कंपनसेशन. बट अगर बी कंपनसेशन चाहता है फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एस पार्ट, तो ही हैज टू गिव अ नोटिस. तो बी को नोटिस देना पड़ेगा ए को कि मेरा इंटेंशन है, मैं कंपनसेशन लूंगा. ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है बी ये कह सकता है ए से कि भाई ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कीजिए, लेकिन आपके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से मुझे जो लॉस हुआ यू हैव टू पे. तो यू यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बी हैज टू गिव अ नोटिस अबाउट द इंटेंशन टू गेट अ कंपनसेशन टू ए, कि मैं आपसे कंपनसेशन लूंगा, देन ओनली यू परफॉर्म इट. क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना था 1 जनवरी 2021 को, आप परफॉर्म कर रहे हैं 5/1/2021 को. बी कहता है कि ठीक है आप 5 तारीख को परफॉर्म करो, लेकिन जो 4 दिन का जो मुझे लॉस हुआ है ना, यू हैव टू पे फॉर इट. और ये जो हैव टू पे फॉर इट, ये बात बी को ए को बतानी होगी. ये बात बी को ए को बतानी होगी. कैसे? वाया नोटिस. नोटिस दे देगा, इंटेंशन बता देगा कि हाँ मेरे को ये आपसे कंपनसेशन चाहिए होगा, देन ओनली परफॉर्म एट 5 तारीख को, तभी आप परफॉर्म कीजिए, अदरवाइज नॉट. ये बात क्लियर है? ठीक है. पहली चीज क्योंकि नॉट वॉइडेबल है. अगर टाइम इज नॉट एन एसेंस, इट्स नॉट वॉइडेबल.
वॉइडेबल नहीं है तो कंपनसेशन मांगो, लेकिन कंपनसेशन मांगना है तो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को कि आप परफॉर्म कर दीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट, बट जस्ट गिव मी अ कंपनसेशन फॉर द लॉस व्हिच आई सस्टेन्ड, जो मुझे लॉस हो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बाकी इसमें कुछ इतना नहीं है। 55 भी कंप्लीट, 55 कंप्लीट हो गया है। लेट्स बैक स्टार्ट विद 51। ठीक है, ना 51 क्या डील करता है? परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। देखो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या है? आप मेरे लिए करेंगे, मैं आपके लिए करूंगा, और कई सारे प्रोमिसेस जुड़े हैं एक दूसरे के लिए, तो वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहलाते हैं। और 51 से लेकर दैट इज 51, 52 54 तक आप 52, 53 ऑल्सो एंड 54 ऑल्सो, ये सारे जो है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस से हैं, बहुत सिंपल से हैं। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोविजन है, डायरेक्ट से ही समझ में आ जाते हैं, बट इसको आप इजी वे में समझने के लिए मैं इसके कीवर्ड्स आपको बता दूंगा कैसे आपको याद करना है इसको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टार्ट विद दी 51। थोड़ा सा लिख भी लेते हैं इसके बारे में डायरेक्ट से, फिर हम इसको समझ लेंगे। देखो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की बात करें तो उसकी डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की कहीं बात की है? हाँ जी, 2F में बात की है। Yes, sir. क्या है 2F? Promises which form the consideration, the part of the consideration for each other are called reciprocal promises. तो reciprocal promises क्या है? Promises which form the consideration, or part of consideration for each other are called reciprocal promises. आप मेरे लिए करेंगे, मैं आपके लिए करूंगा, फिर आप मेरे लिए करेंगे, मैं आपके लिए करूंगा। तो जितने भी प्रोमिसेस हैं, सेट्स ऑफ प्रोमिसेस जो हैं एक दूसरे के प्रॉमिस के लिए, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है, यानी एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस, यू कैन कॉल इट एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस। एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस कहलाएंगे। म्यूचुअल प्रोमिसेस भी कह सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो हम प्रोमिसेस कर रहे हैं उनको हमने रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहा है। अब जैसे अगर हम सेक्शन 51 की बात करें, मैंने आपको बताया सेक्शन 51 से लेकर 54 तक हम डील करेंगे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब इसमें इसको कीवर्ड से ही याद कर लेंगे। जैसे 51 डील करता है म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस तो है, म्यूचुअल वर्ड लिख दे तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस ही होगी। म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट प्रोमिसेस, ये क्या होते हैं? कॉन्करेंट प्रॉमिस क्या होते हैं? एक दो ए और बी आपस में सहमत है, बिल्कुल एग्री हैं कि आप मेरे लिए करेंगे, मैं आपके लिए करूंगा, बट ये जो इनके करने की बात की गई, आप मेरे लिए करेंगे, मैं आपके लिए करूंगा, ये प्रेजेंट है, मतलब वो चीज उसी वक्त हो जाएगी, प्रेजेंटली है। दैट कैन बी कंक्लूडेड देन एंड देयर, उसी वक्त चीज को कंप्लीट किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड कंकरेंट प्रोमिसेस। मैं आपको 10 किलो चावल दूंगा, आप मुझे उसी वक्त 100 रुपए देंगे, खत्म, हमारा परफॉर्मेंस खत्म। दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट प्रोमिसेस। बेरेट को देख लेते हैं, बेरेट में क्या लैंग्वेज लिखी है। 51 प्रोमिसर
not bound to perform unless reciprocal promise is ready and willingness to perform. अब यहाँ पे एक बात वर्ड यूज की है, देखो ये जो वर्ड है रेडी एंड विलिंगनेस, मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया था, यहाँ पे ए भी ए की इच्छा होनी चाहिए बिल्कुल कंप्लीटली, ही इज रेडी और विलिंग टू परफॉर्म। ऐसे ही बी भी रेडी होना चाहिए, विलिंग टू परफॉर्म, दोनों रेडी होने चाहिए, दोनों ही विलिंग होने चाहिए। Both the party must be willing and ready to perform as part of contract. When a contract consists of reciprocal promise to be simultaneously performed, no promiser need perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. यानी दोनों पार्टी रेडी और विलिंगनेस होनी चाहिए उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को वाइंड अप करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। Now A and B contract that A shall deliver goods to B. A इस बात के लिए रेडी है कि वो उसको गुड्स देगा, टू बी पेड फॉर बाय बी, और बी डिलीवरी जैसी हो जाएगी बी पैसा दे देगा। साइमल्टेनियसली हो रहा है, जैसे गुड्स गए बी ने पैसा दे दिया, खत्म। ए नीड नॉट डिलीवर, ए तब तक गुड्स डिलीवर ना करे जब तक बी भी रेडी ना हो अपने गुड्स को पे करने के लिए डिलीवरी पे। बी नीड नॉट टू पे, ना ही बी तब तक पे करेगा जब तक ए रेडी नहीं है। यानी एक बात क्या हो रही है, साइमल्टेनियसली, ए साथ ले और साथ दो, साइमल्टेनियसली। देखो वर्ड का यूज नहीं किया साइमल्टेनियसली है, बट यहाँ पे बैरेक्ट में अगर आप पढ़ोगे 51 में साइमल्टेनियसली यूज हुआ है, तो इसलिए आप इसका कीवर्ड टाइटल में लिख लेना। टाइटल में नहीं यूज किया, मार्जिनल हेडिंग में नहीं है, बट यू जस्ट पुट इट हियर 51 के आगे, चाहे साइमल्टेनियसली आप लिख लीजिए। A and B contract that A shall deliver goods to B at a price to be paid by installment के जरिए दी जाएगी। The first installment to be paid on delivery, जैसे ही पहली इंस्टॉलमेंट आएगी हम पैसा पे कर देंगे। गाड़ी हम इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं जनरली, तो ये भी एक साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर हम जैसे गाड़ी डिलीवरी होती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाती है। ए नीड नॉट टू डिलीवर, यानी विलिंगनेस होनी चाहिए दोनों पार्टीज की। बी को पे करने की जरूरत नहीं जब तक पहली इंस्टॉलमेंट ना आए, ठीक है। तो ये एक रेसिप्रोकल है और ये साइमल्टेनियसली की बात कर रहा है। सेकेंड हम बात करें ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अगर साइमल्टेनियसली नहीं है तो क्या ऑर्डर होगा, यानी जनरल बात कर रहा है। 52 when the order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract, या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, ठीक है, या तो आपके कॉन्ट्रैक्ट। 52 किस बारे में बात करता है, 52 कहता है या तो आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें मेंशन हो कि कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा, उसका ऑर्डर लिखा हुआ हो, who will perform first, पहले कौन परफॉर्म करेगा। अगर ऑर्डर नहीं लिखा तो क्या होगा, where the order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। they shall be performed in that order, जिस ऑर्डर में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। and where the order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of the transaction required. अदरवाइज अगर नहीं लिखा है तो जिस तरीके से अक्सर चीजें होती हैं, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो है, उस पर डिपेंड करेगा कैसे चीजों को किया जाना है, ठीक है। जैसे अगर हमने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो ऐसा तो है नहीं कि सारा पैसा घर बनने से पहले चला जाएगा। टाइमली पेमेंट होती है, टाइमली। आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं जिस दिन पहला लेंटर डल जाएगा तो इतना पैसा, दूसरा लेंटर डल जाएगा तो इतना पैसा, ऐसे ही होता है। अगर आपने सुना हो तो ऐसे ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा 20 लाख दे दिया पूरा मकान वो बाद में बनाएगा, बट ऐसा भी हो सकता है अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बी एट अ फिक्स्ड प्राइस। A's promise to build the house must be performed before B's promises to pay. A का घर पहले बनना चाहिए, B बाद में पे करेगा। बट ऐसा भी नहीं होता है कि पूरा घर बन जाए अभी तक B ने एक भी पैसा नहीं दिया, ऐसा भी नहीं होता है। तो टाइमली पेमेंट होती है वैसे, ये कॉन्ट्रैक्ट में आपके एग्रीमेंट्स में लिखा जाता है। बट पहले घर बनना चाहिए, देन ओनली पेमेंट दी जानी चाहिए। सारा पैसा पहले नहीं जाता घर बनने से, कभी भी नहीं जाएगा और ना ही कोई देगा। बी क्या कहता है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल मेक ओवर हिज स्टॉक इन ट्रेड टू बी एट अ फिक्स्ड प्राइस
and B promised to give a security for the payment of the money. मतलब डिलीवरी होगी गुड्स की, स्टॉक इन ट्रेड जो है वो, लेकिन उससे पहले उसको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी. A promise need not to perform, A को परफॉर्म करने की जरूरत जब तक नहीं जब तक सिक्योरिटी दे दी जाए. Because the nature of the transaction इस तरीके की है that A should have security before a deliver of his stock, कि गुड्स को डिलीवर करने से पहले सिक्योरिटी दे. Because the nature, ये इस तरीके का बिजनेस है, इस तरीके की ट्रांजेक्शन है, पहले सिक्योरिटी दो, then only I'll deliver a goods to you, depending upon the nature, केस टू केस. ठीक है, तो 52 हमने पढ़ लिया. तो इसको भी हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस बोल सकते हैं इसको. नाउ 53 पढ़ते हैं. 53 क्या कहता है? लायबिलिटी ऑफ द पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट. लायबिलिटी ऑफ द पार्टी प्रिवेंटिंग, ऐसा हो सकता है कि जब मैं परफॉर्म करने जा रहा हूं, जब मैं अपना पार्ट परफॉर्मेंस करने जा रहा हूं, क्या पता आपने मुझे रोक दिया हो. तो अगर आपने रोक दिया मुझे, अगर आपने मुझे रोक दिया, देन मैं फिर बाउंड नहीं हूं परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज यू आर प्रिवेंटिंग मी टू परफॉर्मेंस ऑफ माय पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो यहाँ कहता है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम प्रिवेंटिंग हिज प्रोमिसेस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड. तो 53 के आगे आप सबसे पहले एक वॉइडेबल वर्ड लगा लीजिए अपने, at the option of the party so prevented, and he is entitled to compensation from the other party for any loss which he may sustain in the consequence of non-performance of the contract. सिंपल सा है. 53 किस बारे में बात कर रहा है? 53 बात कर रहा है voidability की. voidability कब? जब A तो परफॉर्म करना चाहता है अपना कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन B ने रोक दिया, B ने प्रिवेंट कर दिया. जब B ने प्रिवेंट कर दिया तो A जो है नाउ he can void this contract, voidable बन जाता है. जब ये voidable बन जाएगा तो इसको जो A को लॉस हुआ होगा उसके लिए वो कंपनसेशन लेगा. आई होप ये भी सिंपल सा है, क्लियर हो गया होगा. हाँ जी, कोई डाउट है इसमें? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. सर. हाँ जी बोलिए. सर मेरे को वो लिखना है 2 मिनट. ठीक है, 1 मिनट में अभी स्लाइड चेंज करूंगा, देन यू जस्ट राइट इट डाउन. मैं एक बार ये पढ़ लेता हूँ इलस्ट्रेशन, फिर आप लिख. A and B contracts that B shall execute certain work for A. A और B में ये बात सहमत है कि B कुछ काम करेगा A के लिए 1000 रुपए के लिए. B रेडी है, रेडी एंड विलिंगनेस. ये वर्ड आपको सेक्शन 16 में मिलेगा, सेक्शन 16 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, टू एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली. बट A ने क्या हुआ? बट A prevents him from doing so. लेकिन A ने ऐसा करने ही नहीं दिया उसको. The contract is voidable at the option of B. अब B चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर लेगा. एंड इफ ही इलेक्ट्स टू रेस्किंड इट, अगर चाहे तो इसमें वो रेस्किंड खत्म भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को. अगर ऐसा वो करता है, he is entitled to recover from A the compensation for the loss which he has incurred by its non-performance. ठीक है, यानी कुछ गुड्स की सप्लाई होनी थी, उसकी गुड्स की सप्लाई नहीं की गई, या जब मैं गुड्स की सप्लाई करना चाहता था आपने मना कर दिया. जिसने मना कर दिया वो डिफॉल्टर, और जो सप्लाई करना चाहता था, टाइमली करना चाहता था, उसका कोई रेडी एंड विलिंगनेस भी थी अपनी तरफ से परफॉर्मेंस को करने की, उसने नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द अदर पार्टी. तो उसको जो लॉस सस्टेन हुआ है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट खारिज करेगा, खत्म करेगा, तो वो कंपनसेशन भी लेगा सामने वाली पार्टी से. ठीक है, ये लिख लीजिए आप इतने. क्या नाम है आपका? पूर्णिमा. 53 वॉइडेबिलिटी हो जाती है. जब वॉइडेबिलिटी है तो कंपनसेशन मिलेगा. कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ मशीनरी अवेलेबल नहीं हो. भाई जो मैं आपको भेजना चाहता था मेरे पास अभी है नहीं, मशीनरी हो सकती है, कुछ गुड्स हो सकते हैं अभी अवेलेबल नहीं है, मैं नहीं भेज पा रहा हूँ. प्रिवेंटेड रोक देता है, वो डिलीवरी नहीं करता है. देयर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स. तो वॉइडेबल हो जाएगा. बी चाहे तो वॉइड करे, और उसके चलते बी को जो लॉस हुआ वो रिकवर करेगा. हाँ जी, आगे चलें. 53 होके 54 करते हैं. 54 कहता है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट as to that promise which should be performed first.
देखो इसको पढ़ने से पहले 54 को पढ़ने से पहले इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए बहुत ही सिंपल है ये भी। ए कहता है एक सर्विस लेता है, ए सर्विस लेता है बी से कि मुझे आपकी शिप चाहिए होगी टू टेक इन और कन्वे फ्रॉम द कैलकाटा से मॉरिशस जाने के लिए मुझे आपकी शिप चाहिए होगी जिसमें मैं अपना कार्गो दूंगा। मेरे गुड्स हैं जो कलकत्ता से मॉरिशस जाने हैं। इसके लिए ए क्या करता है, शिप को हायर करता है। ए ही हायर कर रहा है और ए को ही अपने गुड्स भेजने हैं कलकत्ता से मॉरिशस। बी रिसीविंग, और बी क्या लेगा, उसके लिए कोई भाड़ा लेगा, जो भी वो पैसा आई मीन वट एवर द शिप का चार्ज होगा वो लेगा। अब ए क्या कर रहा है, ए ने ही कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ही प्रॉमिसर है, ए ने ही अपनी क्या नाम है शिप को हायर करने के लिए पेमेंट कर रहा है, लेकिन ए डज नॉट प्रोवाइड एनी कार्गो फॉर द शिप। सामान ही नहीं दे रहा है जो जिस कार्गो में जाना है। ए कैन नॉट क्लेम दी परफॉर्मेंस ऑफ बीज प्रॉमिस। जब तक शिप, ऐसा तो है नहीं शिप खाली जाएगी, अरे गुड्स तो दो, गुड्स आएंगे तभी तो जाएंगे। तो A cannot claim the performance of B promise and must make the compensation to B for the loss which B sustained by non-performance of the contract. अगर A ही गुड्स नहीं पहुंचा रहा है तो A at fault। तो अगर A at fault है, जो पार्टी फॉल्ट पे होगी, जिसने पहले गलती की होगी, उस पार्टी को दूसरी पार्टी को कंपनसेट करना पड़ेगा। अब पढ़िए सेक्शन 54 को। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस which should be first performed, जो पहले किया जाना था। पहले क्या किया जाना था, अरे कार्गो आना था, गुड्स रखे जाने हैं शिप में, शिप तभी तो आगे जाएगा मॉरिशस। आपने गुड्स ही नहीं प्रोवाइड करे, मैंने शिप ही नहीं भेजा। इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, तो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस सच दैट वन ऑफ देम कैन नॉट बी परफॉर्म्ड और दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड, जब तक क्लेम नहीं किया सकता टिल द अदर पार्टी हैज परफॉर्म्ड and the promiser of the promisee last mentioned failed to perform. अब promiser ने goods ही नहीं दी, such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promiser and must make compensation to other party to the contract for any loss which such other party may sustain by non-performance of the contract. तो अगर कलकत्ता से मॉरिशस अगर शिप जाता तो बी को कितना फायदा होता, किराया मिलता पूरा, बट कलकत्ता से मॉरिशस शिप ही नहीं गया और उल्टा बल्कि जो ए ने प्रॉमिस किया उसने ना गुड्स पहुंचाए, उसकी वजह से बी को लॉस हुआ। तो बी विल आस्क फॉर द कंपनसेशन। तो 54 में एक चीज ध्यान रख लेना, सिर्फ 54 में जो फर्स्ट पार्टी फेल हो जाती है, जो फर्स्ट फेल है अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने में, फर्स्ट फेल टू परफॉर्म, जिसको सप्लाई करनी थी, जैसे ए को गुड्स सप्लाई करने थे, ए ने गुड्स ही नहीं दी। ए ने जब गुड्स ही नहीं दिए और जो कि कैलकाटा से मॉरिशस जाने थे, अब मॉरिशस तो शिप जाएगा नहीं, ऐसा तो है नहीं खाली शिप भेज दे, गुड्स आते तो जाते। तो इसकी वजह से गुड्स भेजे नहीं ए ने, बी को लॉस हुआ, बी का शिप वहीं खड़ा रहा। ठीक है, तो बी कैन आस्क फॉर द कंपनसेशन, बी कंपनसेशन लेगा 54। ठीक है, अब इसके कुछ इलस्ट्रेशन है वो जल्दी से देख लेते हैं। A contract with the B to execute a certain builder's work for a fixed price. B supplying the scaffolding and timber necessary for the work. B को ये सप्लाई करनी है लकड़ी और स्कैफोल्डिंग, लेकिन B मना कर देता है, कोई भी सामान नहीं सप्लाई करता है। And the work cannot be executed. अब B की सप्लाई ना करने की वजह से, लकड़ी वगैरह सप्लाई ना करने की वजह से, मटेरियल सप्लाई करने की ना वजह से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, काम ही नहीं हो पाया। A need not execute the work, जिसकी वजह से A भी काम नहीं कर पाया। And now B is bound to make the compensation to A for any loss caused to him by non-performance of the contract. C क्या कहता है, A contract with B to deliver to him at a specified price certain merchandise on the board of a ship which cannot arrive for a month, and B engaged to pay for the merchandise within a week for the date of the contract. B does not pay within a week. A promise to deliver need not to perform and B must make compensation. तो जहां पे जो भी डिफॉल्टर पार्टी है, जो भी डिफॉल्टर पार्टी होगी has to pay compensation because of that, क्योंकि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाया। B भी कहता है, A ऑलमोस्ट सेम से ही है, A promises B to sell him 100 bales of merchandise
टू बी डिलीवर्ड नेक्स्ट डे एंड बी प्रॉमिस ए टू पे फॉर देम विद इन अ मंथ, वो 1 महीने में उसका पैसा पे कर देगा जिसकी डिलीवरी गुड्स होनी है अगले दिन। ए डज नॉट डिलीवर, ए ने डिलीवरी नहीं करे, और बी प्रॉमिस टू पे नीड नॉट टू परफॉर्म। जब डिलीवरी नहीं हुए तो परफॉर्म किस चीज का, बट ए मस्ट मेक अ कंपनसेशन, लेकिन उसे लॉस तो हुआ। डिलीवर हो जाती तो उसका कहीं और माल जाता तो उससे उसको बेनिफिट होता। वो हम उसमें भी पढ़ेंगे जब कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर किसी को स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन ही हैज टू पे द कंपनसेशन फॉर दैट थिंग आल्सो। वो बात हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि जहां पर अगर मेरे को ये पता है कि मैं जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि उसकी टाइमली डिलीवरी होनी है, क्योंकि उस चीज से किसी और को, थर्ड इंसान को भी आगे सप्लाई की जानी है। ठीक है, जैसे शादी होनी है, अब शादी होनी है तो शादी में इतनी सारी चीजें होती है, अगर वो टाइमली नहीं मिलेगी तो ऑफ कोर्स खाना भी नहीं बनेगा बैंक्वेट हॉल में। अब खाना ही नहीं बना, इतना बड़ी इशू हो जाएगी, कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जो गुड्स की सप्लाई होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, उस टाइम पे नहीं हो पाई, और ये बात तो जो सप्लायर है उसे पता थी, तो जो बैंक्वेट हॉल है का जो मालिक है, ही कैन आस्क फॉर द स्पेशल डैमेजेस। कंपनसेशन तो मांगेगा ही, लेकिन स्पेशल मांग सकता है वहां पे। वो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब डैमेजेस की भी बात पढ़ेंगे। ठीक है, 73, 74, 75, तो ये हमारा 55 तक हो जाता है। 56 जो है वो एक अपना आप में कम से कम 2 लेक्चर चाहिए इसको 56 को पढ़ने के लिए। सो एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ये अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स, लॉट ऑफ केस लॉस, सो विल डू इट लेटर ऑन। 56 नाउ 50 हमने 54 तक पढ़ लिया है, उसी से संबंधित है 57 और 58 भी। देखो, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू अ थिंग इलीगल, थिंग लीगल। कई बार ऐसा हो सकता है आप और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें कुछ पार्ट लीगल है, कुछ पार्ट इलीगल है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस हम जो हम कर रहे हैं टू डू थिंग लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग इलीगल, कुछ चीजें इलीगल भी हो सकती हैं। सो वेयर अ पर्सन रेसिप्रोकली प्रोमिसेस फर्स्टली टू डू अ सर्टेन थिंग विच आर लीगल, कुछ लीगल है, पहला वाला पार्ट जो लीगल है, बट जो सेकंड पार्ट है under specified circumstances to do certain other thing which are illegal, कुछ illegal है उसमें। The first set of the promise is a contract, पहला contract होगा, but the second is void agreement। ठीक है, बट इस चीज को ध्यान में एक चीज और रखना है इसके साथ, ऑलरेडी इसके साथ हम एक चीज पढ़ चुके हैं। इफ इट इज अनसेपरेबल, अनलॉफुल एग्रीमेंट है। इफ इट इज अनसेपरेबल, नॉट सेपरेबल है, then what would be the consequences? Void, section 24. सेक्शन 24. हाँ जी, तो 24 अप्लाई हो जाएगा फिर। बट सेपरेबल है तो डेफिनेटली वैलिड होगा, लीगल पार्ट वैलिड होगा, इलीगल वॉइड होगा। ठीक है, और आई एम श्योर आपको डिफरेंस पता होगा इलीगल और वॉइड में भी। तो ए और बी क्या करते हैं, एग्री करते हैं दैट ए शैल सेल बी अ हाउस फॉर 10,000 रुपीज। ए अपना घर 10,000 रुपए का बेचेगा, बट इफ बी यूजेस एट्स अ गैम्बलिंग ग्राउंड, और ये भी कहता है अगर तूने गैम्बलिंग के लिए इस्तेमाल करा तो 50,000 रुपए देना। तो ये बात बताइए, गैम्बलिंग का अगर जैसी आ जाएगा तो इसमें जो पहला वाला पार्ट है कि 10,000 रुपए देना, 10,000 रुपए दूंगा, मेरे को अपना घर दे देना, तो वो वैलिड है क्योंकि वो लीगल बात हो रही है। बट सेलिंग अ हाउस फॉर द गैम्बलिंग पर्पस एंड फॉर पेइंग 50,000 रुपीज फॉर दैट, वो अपने आप में इलीगल होगा। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट जो है वो एनफोर्स भी कराया जा सकता है बिकॉज इट इज अ लीगल, बट सेकंड सेट is for an unlawful object, namely that B may use the house as a gambling house, it is a void agreement। ठीक है, सेक्शन 24 अप्लाई हो जाएगा, फिर अनलॉफुल है। और उसमें भी वो देखते हैं सेवरेबिलिटी के, सेवरेबल है तो हो सकता है। अब जैसे 58 है, 58 इस बात को ही क्लियर करता है। ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, वन ब्रांच बीइंग इलीगल, उसके एक ब्रांच, एक ही कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्ट लीगल है, एक पार्ट इलीगल है। इन द केस ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस या तो ये कर देना या ये कर देना। ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस का मतलब क्या है, या तो आप ये कर देना या ये कर देना। वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड अदर इज इलीगल, एक लीगल है एक इलीगल है, द लीगल ब्रांच कैन बी एनफोर्स।
अब देखो ये कहता है, इसको 24 से भी डिफरेंशिएट करके एक बार समझना। 24 में क्या है? A and B agrees that A shall pay 1000 rupees to B, for which B shall afterward deliver to A। या तो वो चावल देगा या स्मगल्ड ओपियम देगा। 1000 रुपए की या तो तुम मुझे चावल दे दो या मुझे ओपियम दे दो। भाई चावल दिए जा सकते हैं ना 1000 रुपए में, वो तो वैलिड है। क्या ओपियम दिए जा सकते हैं? ओपियम नहीं दिए जा सकते। और यहाँ वर्ड यूज हुआ और, या दे, या तो ये दे दो या ये दे दो। बट अगर यहाँ पे और ना होता कि 1000 रुपए के मुझे चावल दे दो, 1000 रुपए के मुझे चावल दे दो और वो भी दे दो, क्या दे, ओपियम भी दे दो, तो क्या ये सेवरेबल था? नो। तब ये सेक्शन 24 अप्लाई हो जाता, विच इज नॉट सेवरेबल। जैसे हमने सेक्शन 24 में भी पढ़ा था, अगर सेवरेबल है तो पॉसिबल है वो वैलिड होगा, नहीं है तो वो इनवैलिड होगा। इनवैलिड इन द सेंस वॉइड होगा। सो दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर राइस। चावल का डिलीवरी होना 1000 रुपए के, वो वैलिड होगा, एंड द रिमेनिंग वो वॉइड होगा। ठीक है, अब इस पे एक केस कर लेते हैं। एक केस कर लेते हैं, आप मुझे बताना कि वो केस से आपको क्या समझ में आता है। केस का नाम है नथुलाल वर्सेस फूलचंद। नथुलाल वर्सेस फूलचंद। नाइनटीन 1970 का केस है। अभी केस क्या है, एक किस्म सेलर है, नथुलाल जी जो है वो सेलर है, और फूलचंद जो है वो परचेजर है। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि एन जो है, नथुलाल जी जो सेलर जो है, वो अपनी फैक्ट्री को बेचेंगे। इसने अपनी फैक्ट्री बेची है पी को, ठीक है, और कुछ पैसा एडवांस लिया है हमने। एडवांस यू कैन कॉल इट अर्नेस्ट मनी, कह सकते हैं आप उसको, अर्नेस्ट मनी इसने ली है। और पी इस बात पे, जो सेलर है वो इस बात पे एग्री है कि अब सेलर क्या करेगा, अब जब भी सेलर अपनी संपत्ति बेचता है, प्रॉपर्टी बेचता है, तो कम से कम जो टाइटल है वो क्लीन होना चाहिए। टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी क्लीन। तो एन ने इस बात पे सहमति दी है कि वो जो होगा, जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे म्यूटेशन होता है ना, म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन द नेम ऑफ द ओनर। आजकल ये नाम आप उसमें भी सुन रहे होंगे, कोरोना वायरस में म्यूटेशन। जैसे आपने देखा ना, जो कोरोना वायरस है वो अपने रंग रूप बदल रहा है, तो उसको म्यूटेशन कहा, जैसे डेल्टा वायरस। तो इसलिए हमने वर्ड म्यूटेशन जो है हमारा यूज होता है जब डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, जिसका पुराना नाम था, दाखिल खारिज बोलते हैं इसको, तो नाम भी बदलता है इंसान का। जब अब ये नया मालिक आ गया तो उसके रिकॉर्ड्स में नया नाम जाएगा ना। आज तक तो मैं मालिक था इस प्रॉपर्टी का सरकारी रिकॉर्ड्स में, अब जब आप खरीद लेंगे तो आपका नाम चढ़ना चाहिए किताबों में, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। सो एन ने ये बात कही कि ठीक है कि मैं जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें नाम को रेक्टिफाई करवा दूंगा। ये बात तय हो चुकी है कि आपका नाम रेक्टिफाई होगा, क्योंकि एन के ब्रदर के नाम पे प्रॉपर्टी थी, वो एन के ब्रदर के नाम पर प्रॉपर्टी थी वो, और इस बात को रेक्टिफाई किया जाना था। अच्छा एक बात और बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिफाई एंड रेक्टिफाई? रेक्टिफाई और रेक्टिफाई कौन बताएगा? सर रेक्टिफिकेशन तो करेक्शन होता है। सेक्शन 152 पढ़ा है सीपीसी का? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्लैरिकल, हाँ क्लैरिकल। हाँ, वहां पे ये वर्ड है, ये वाला वर्ड है। कौन सा वर्ड है? REC है, RAT है? सर रेक्टिफिकेशन है शायद, REC।
इसका मतलब होता है करेक्शन, किसी चीज को, गलती को सुधारना। गलती मतलब क्लैरिकल एरर वगैरह को सुधारना, जजमेंट्स वगैरह। और रेक्टिफाई होता है किसी चीज को अप्रूवल देना। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था ना ये टॉपिक भी, रेक्टिफिकेशन ऑफ, क्या पढ़ा था हमने? फाइनल एग्रीमेंट। माइनर्स एग्रीमेंट, ठीक है, रेक्टिफिकेशन। तो वहां पे ये RAT वाला आएगा, नॉट रेक्टिफाई नहीं आएगा। सो एन का जो ब्रदर है, ये प्रॉपर्टी एन के ब्रदर के नाम पर है, और एन ये कहता है ठीक है मैं आपको प्रॉपर्टी बेचने से पहले पहले ये प्रॉपर्टी के जो गलत डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं रिकॉर्ड्स में, उसको मैं ठीक करा दूंगा। पहली बात ये कहता है एन। दूसरी बात क्या कहता है, एंड टू गेट द सैंक्शन ऑफ द कलेक्टर, और इस बात की मैं जो मर्जी है कि प्रॉपर्टी को बेचने का सैंक्शन भी ले लेंगे हम कलेक्टर से। ड्यूरिंग दिस टाइम, जब इसको एक टाइम दिया गया कि इतने टाइम में कर देना, एन ने कुछ नहीं किया, एन ने कुछ किया ही नहीं, दोनों ही नहीं की चीज करी। टाइमली करना चाहिए था, और ना ही नाइदर पी ने कुछ पे किया, पी ने भी कुछ नहीं पे किया। इसने चीजें ठीक नहीं करी, इसने चीजें ठीक नहीं करी, ना इसने पे किया। डेट फिक्स जो इन्होंने करी थी आपस में कि इस तारीख तक हम ये चीज कर देंगे, there was a date which was fixed। और एन ने क्या करा, अभी कॉन्ट्रैक्ट को रेस्किंड कर दिया, एन रेस्किंडेड द कॉन्ट्रैक्ट, खारिज कर दिया एन ने कॉन्ट्रैक्ट। और एन क्या मांग रहा है, जब इसने खारिज कर दिया तो अपना पैसा वापस मांग रहा है, ठीक है, पैसा जब इसने कॉन्ट्रैक्ट रेस्किंड कर दिया है, एंड क्लेमिंग बैक द पोजीशन, नॉट, ये तो पैसा नहीं मांगेगा ना, पोजीशन मांगेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम पोजीशन भी दे देते हैं। पार्ट परफॉर्मेंस सुना है, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, TPM में पढ़ा है। कई बार हम पोजीशन भी दे देते हैं, हम पोजीशन भी देते हैं सामने वाले को, कुछ पैसा लेके पोजीशन भी दे देते हैं। होप यू कैन रिमेम्बरिंग इट। सो अब ये पोजीशन मांगता है कि भाई मेरे को पोजीशन वापस दे दीजिए। अब क्या मुझे बताइए, क्या इनको पोजीशन वापस मिलेगा? क्या एन को पोजीशन वापस मिलेगा? डिसाइड कर दीजिए इस केस को। 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। सर यस। रीजन? सर यहाँ पर एन ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, तो उस केस में बी भी पेमेंट नहीं करेगा। और सर जब एन परफॉर्म कर नहीं पाया और एन की वजह से पी अब परफॉर्म नहीं करेगा, तो सर कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं ना। इसमें केस जो डाला एन ने डाला कि मुझे मेरा कब्जा वापस दिलवा दीजिए, एन ने डाला है सूट, तो क्या इसमें कब्जा वापस मिलेगा? सर जो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म नहीं हुआ, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डलकर उसको पी को कंपेंसेशन मिल जाएगा, बट उसे पोसेशन वापस करना पड़ेगा टू एन। अब इसमें दो ही चीजें हैं, देखो, ये रिकवर मांग रहा है और पी परफॉर्मेंस के लिए जा रहा हो, क्या पता पी परफॉर्मेंस के लिए जा रहा होगा, पी कहेगा परफॉर्म करो, बट एन ने यहाँ पे नहीं करा, तो हु इज एट फर्स्ट फॉल्ट पे? कौन है फर्स्ट फॉल्ट? एन। जब कोई फर्स्ट फॉल्ट पे होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? वॉइडेबल। वॉइडेबल है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पी। और पी को क्या चाहिए अब? कंपनसेशन ले लेगा, पी कैन आस्क फॉर द कंपनसेशन, ठीक है। या पी क्या कर सकता है? He can also go for specific performance। हाँ जी, लेकिन सर इस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकता है पी? पी बिल्कुल जा सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट इसको पी को यहाँ प्रूव करना पड़ेगा कि आई वाज विलिंग टू पे, विलिंग टू पे, मैं पे करना चाहता था। और अब ऐसा भी हो सकता है, कोर्ट क्या कह सकती है, कोर्ट पी से कह सकती है आप पे करना चाहते थे, ठीक है, आपकी बात पे विश्वास कर लेते, पे करो, अभी 2-4 दिन का टाइम दे रहे, पे करो। कोर्ट में डिपॉजिट, कोर्ट में भी उस सेक्शन 16 में यही तो लिखा है, कोर्ट जब ऑर्डर देगी तो पे करे।
पढ़ा है सेक्शन 16 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसमें ये भी लिखा है कि कोर्ट Yes. जब कह सकती है तो उसको तब पे करना पड़े। अगर नहीं पे करेगा, कोर्ट ने ऑर्डर दिया नहीं पे करा, तो सेक्शन 28 है शायद, एक बार देख लेना, कोर्ट के कहने पे भी नहीं पे कर रहा है तो फिर एक अलग सेक्शन अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगर जब कोर्ट के कहने पे भी नहीं पे कर रहा है तो क्या करेगा, तो इसका विलिंगनेस भी नहीं है, तो कोर्ट तो एनफोर्स कराएगी नहीं जब सामने वाले की विलिंगनेस ही नहीं है। आप अपना पार्ट तो परफॉर्म करे, पी भी तो अपना पार्ट परफॉर्म करे, पी ने तो नहीं करा, लेकिन पहले जो फॉल्ट पे है तो इसकी वजह से पी पे वॉइडेबिलिटी का ऑप्शन है, अदरवाइज ये रिकवर नहीं कर पाएगा पोजीशन। लेकिन इक्विटी क्या कहती है कि किसी का घर फ्री में तो ना जाए, इसका कम से कम घर का सामने वाले पे कब्जा तो पहुंच गया है ना, तो उस पर फिर टीपीए भी अप्लाई हो जाएगा अगर इसको निकालने की बात करता है। फिर वो हम टीपीए में पढ़ेंगे बाद में, पार्ट परफॉर्मेंस वाली बात है। ठीक है, तो इस केस में कंपनसेशन किसको मिलेगा? हाँ, ये कंपनसेशन दे दिया जाएगा ना, पी को मिलेगा कंपनसेशन। बेस्ट रेमेडी यही है कि इसमें कंपनसेशन दिया जाएगा और एट द सेम टाइम कोर्ट तो पोजीशन वापस करना पड़ेगा। हाँ, पोजीशन वापस हो जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा इसको, क्योंकि यहाँ पर जो पहले फॉल्ट पे कौन है, पहले फॉल्ट पे है एन ने फॉल्ट किया, एन ने कुछ किया ही नहीं। जब एन कुछ नहीं कर रहा तो मैं अपना पैसा भी, एक रीजनेबल आदमी जब कोई कुछ नहीं कर रहा तो बेकार में पैसा भी नहीं फंसाता अपना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बात बताओ, सामने वाला मुझसे कह रहा है कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी के पेपर बिल्कुल ठीक करके दूंगा, क्या पी पागल है जो बार बार फिर भी पैसा दिए जा रहे हैं? अरे वो तो आएगा नहीं, वो तो कुआं बन चुका, वहां जितना डालोगे वापस थोड़ी ना आएगा, और आएगा तो कोर्ट से 20 साल बाद आएगा। एक रीजनेबल आदमी ऐसा तो नहीं करेगा, समझ रहे हैं बात? यस, पी तो पे नहीं करेगा ना, जब पता चल गया तो भैया सामने वाला रेक्टिफाई नहीं कर रहा है, सैंक्शन नहीं दे रहा, तो मैं क्यों पे करूं? मेरा तो अभी 1 लाख रुपए फंसा है, मेरे को तो 20 लाख रुपए और देने हैं, तो मैं अपने 20 लाख रुपए क्यों फंसाऊं? भाई तो क्लैरिफाई कर ले, अपने डॉक्यूमेंट सारे सही करके ले आ, मैं तेरे को 20 लाख दे देता हूँ। तो कोर्ट के सामने जाएगा पी कहेगा कि आई वाज ऑलवेज रेडी, आई वाज ऑलवेज विलिंग टू पे। पी कहेगा मैं तो हमेशा पे करने के लिए रेडी था, ये तो इसने डिफॉल्ट किया, फर्स्ट पार्टी जो डिफॉल्ट पे है, अब मैं ये चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा दीजिए। तो पी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के लिए भी जा सकता है, फिर कोर्ट उससे कहिए आप अपनी विलिंगनेस शो करिए, आर यू रेडी टू पे? पी कहेगा हाँ मैं रेडी टू पे हूँ, मेरी विलिंगनेस है पे करो तो पे करो, फिर कहेगा पोजीशन आपके पास है, पेपर को सही करवा लीजिए, कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि भाई पेपर एग्जीक्यूट किए जाए। ठीक है, तो इस केस में जैसे एन सबसे पहले सूट फाइल एन ने किया, तो हाँ जी, जैसे एन ने किया तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता था पी उसी सेम सूट में किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दो। देखो हाँ बिल्कुल इसमें बोल सकता है टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट। यहाँ पर एन ने जो सूट फाइल किया है फॉर रिकवर ऑफ द पोजीशन के लिए किया है। अब ऐसा तो नहीं है, देखो जो कोर्ट में पहुंच गया तो सिर्फ उसी को न्याय मिलेगा, डिफेंडेंट आएगा कोर्ट में तो डिफेंडेंट अपनी बात भी रखेगा, तो कोर्ट उसके फेवर में भी जा सकती है, या दोनों का बीच में म्यूचुअल क्या नाम है, म्यूचुअली सेटिस्फाइड हो जाए कुछ चीज, अदरवाइज ऑल्टरनेटिव रिलीफ पी मांग सकता है कोर्ट से, पी कोर्ट से मांग सकता है कि इसको परफॉर्म करवा दीजिए, हम रेडी टू पे। अपनी विलिंगनेस उसको शो करनी पड़ेगी, मतलब कोर्ट को बिल्कुल वो तो बताएगा। ओके सर। डिफेंड करते वक्त हम अपने सूट को डिफेंड करते हुए हम अपनी बात भी रख सकते हैं, व्हाट वी वांट। बट इफ ही इज नॉट विलिंग तो फिर उसको कंपनसेशन दे करके सूट मतलब हाँ जी, पोजीशन वापस दिलवा दो। बिल्कुल इसको फिर पी को कंपनसेशन मिलेगा अगर पी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि पी के पास ऑप्शन है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने का। ठीक है, वॉइड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वॉइडेबल है, वॉइडेबल होगा तो वॉइड हो जाएगा, तो फिर ही हैज टू पे बैक। इसको पोजीशन वापस, पी पोजीशन वापस करेगा और उसके पलटे एन उसको कंपनसेशन पे करेगा। ठीक है, और इसमें क्या कर सकता है, देखो पी क्या कर सकता है, एट द सेम टाइम एन ने तो दावा डाल रखा है किस चीज का, रिकवरी ऑफ पोजीशन का। पी क्या करता है, साइड में एक दावा और डाल देता है किसी और कोर्ट में फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सपोज करो ये दिल्ली में रहता है, इसने तो दिल्ली में डाला और पी रहता है गाजियाबाद। अब इसने क्या करेगा, इसने तो दिल्ली में दावा डाला होगा,
पी ने क्या करा, मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा डाल रहा हूं, कहां पे, मैं डाल रहा हूं गाजियाबाद में, इसने पी ने डाल दिया गाजियाबाद में, तो एक ही मुद्दे को लेकर दो बातें हो गई। तो अब क्या कर सकती है कि ये मैटर को ना क्लब किया जा सकता है, इस मैटर को क्लब किया जाएगा, क्योंकि इसमें दो डिग्री आ जाएंगी ना, एक तो ये डिग्री आ जाएगी, पता चला ये वाली कोर्ट कह रही है पोजीशन दे दो वापस, ये कह रही है नहीं इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो। तो जस्ट टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, दिस बोथ सूट कैन बी क्लब्ड, ये क्लब्ड किए जा सकते हैं, और इसके लिए ही हमें सीबीसी पढ़ना पड़ता है। अब कहाँ पे कैसे क्लब होगा, कौन से कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, इसके लिए हमें सीपीसी पढ़ना पड़ता है। क्या इसकी कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, या गाजियाबाद की कोर्ट में लगेगी, या दिल्ली हाई कोर्ट में लगेगी, या इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगेगी, कहाँ लगेगी? सर ऐसा नहीं होगा जिस कोर्ट में फर्स्ट मैटर आया वहां फर्स्ट पर ये इंस्टीट्यूट, सारे ट्रांसफर हो गए? हाँ जी फर्स्ट इंस्टीट्यूट तो है, बट ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन भी लगती है कई बार। अब वो कौन से कोर्ट में लगेगी वो भी हमें सीपीसी में हमने समझना पड़ेगा। अब सीपीसी तो देखो बहुत आसान है, लेकिन अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सीधा सीपीसी में चला जाएगा। लेकिन आप ये बात समझ रहे होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी रिलेशन है वो सीपीसी से है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, ठीक है। जिसको ये समझ में आ जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट, वैसे मुझे लगता नहीं कि नथिंग इज बीन लेफ्ट, कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसपे हमने बहुत डिटेल में बात ना करी। तो सीपीसी और एसआरए धीरे धीरे वो भी बहुत इजी होता चला जाएगा। और हमने तो पार्टनरशिप के बारे में भी इसमें बात की थी जब कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो सारी चीजें आसान है, और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स भी है, तो 4 सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट कवर कर लेता है। सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर में बैठे हम क्यों बैठे, हम कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बैठे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी क्लियर है? Yes, sir. जी सर। ओके अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। 57 तक हमारा हो गया, 58 भी हो गया, 59 से लेकर 61 तक 3 सेक्शंस है, बहुत अच्छे सेक्शंस है और बड़ा लॉजिकल है, इसको समझते पहले। पहले एक बार बेरेट से पढ़ लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट इट। बेरेट क्या कहता है, देखो सेक्शन 59 to 61 ये डील करता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या होता है कि जब मैं आपका कर्जदार हूं, मैं डेटर हूं, मैं आपको पेमेंट दे रहा हूं। इसको वैसे पहले चार्ट बना के समझ लेते हैं, फिर तीनों सेक्शन इजी हो जाएंगे। ए है, ए को पैसा देना है बी को, बी से ए ने लोन लिया हुआ है, कुछ उधार लिया था, कुछ डेट्स से इसके, जो डेट्स से ए के डेट्स बी को पे करने हैं, ए के कुछ डेट्स हैं जो बी को पे करने हैं। अब बी से जो लोन लिया था ए ने या कुछ कर्जा लिया था, वो एक लोन लिया था 1 तारीख को, 1 जनवरी 2021 को, दूसरा लोन लिया था इसने 1 मार्च 2021 को, तीसरा लोन लिया था इसने 1/6/2021 को। अब ए जो है पेमेंट कर रहा है बी को, भाई ठीक है भैया मैंने आपसे इतनी तारीख को 10,000 लिए थे, इतनी तारीख को 20,000 लिए थे, और इतनी तारीख को मैंने आपसे 30,000 लिए थे। अब जब ए जो पेमेंट करेगा, सपोज करो ए जो पेमेंट करता है 1 जुलाई 2021 को पेमेंट करता है, सपोज करो ये पे कर रहा है 5,000 रुपए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये 5,000 रुपए जो पे कर रहा है वो कौन से के लिए पे कर रहा है? 10,000 के लिए पे करेगा, 20 के लिए करेगा, 30 के लिए करेगा? ये है इसमें, ये तीनों सेक्शन में यही बात की गई है। अब इसमें क्या है, या तो ए बता दे, या तो ए स्पेसिफाई करे भैया मैं इस लोन के लिए पे कर रहा हूं, या बी ये बता दे कि भैया ठीक है मैं आप जो पहला लोन लेंगे मैं इस चीज पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। या तो ए खुद बताएगा कि भैया मैं आज जो आपको 1 जुलाई को 5,000 रुपए दे रहा हूं वो मेरा जो पहले वाला 10,000 का लोन है उसके लिए है,
और ये बात बी भी एक्सेप्ट कर ले, या बी ये बता दे कि भाई अगर आप जो पैसा पे करेंगे वो मैं इस पे अप्लाई करूंगा। ये तो एक बात हमने बात कर ली स्पेसिफाइड की। अगर ए स्पेसिफाई कर रहा है कि मैं जो पेमेंट करूंगा वो कैसे अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। बट एट द सेम टाइम अगर ये चीज नहीं डिसाइड हुई है, ये चीज नहीं डिसाइड है, तो जनरल रूल अप्लाई होगा। जनरल रूल क्या अप्लाई होगा? वो क्या कहता है कि जो 5,000 रुपए पे किए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले क्या पे होगा इससे? सबसे पहले इससे पे होगा 10,000 रुपए वाला अमाउंट, क्योंकि जो पहले लिया है 10,000 रुपए, यानी अब उसमें बचे सिर्फ 5,000 का कर्जा रह गया, 5,000 आ गए। लेकिन अब क्या है, सपोज कीजिए ये जो 10,000 रुपए थे, इसको टाइम पीरियड था 3 साल की रिकवरी था ना। लिमिटेशन है कि ये कहता है कि 3 साल के अंदर रिकवर कर सकते हैं जब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। मानो ये टाइम बार्ड हो गया, अब बहुत ध्यान से बताना मुझे, ये टाइम बार्ड हो गया है, ये अब वो रिकवर नहीं कर पाएगा, बिकॉज क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल 3 साल बीत चुके हैं, सपोज करो ये कर्जा इसने 3 साल पहले यानी 2018 में लिया, बेस मान के चल लो, सिचुएशन चेंज कर दी है मैंने। अब 2018 में लिया था इसने 10,000 और ये बाकी अब लिए, अब ये 5,000 रुपए पे कर देता है इसको। और जो ए है इसने कुछ नहीं बताया ये 5,000 रुपए कहाँ जाएंगे, इसने नहीं बताया ये 20,000 के लिए मैं पे कर रहा हूँ या 30,000 के लिए पे कर रहा हूँ, ए ने नहीं स्पेसिफाई किया, नॉट स्पेसिफाइड। नाउ यू गाइस प्लीज टेल मी if this particular 10,000 rupees which is already been barred because of the limitation act that cannot be recovered, ये तो वापस नहीं मांगे जा सकते क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में मना है कि 3 साल से ज्यादा हो गए। ठीक है, 17 कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, 2017। अब आप मुझे बताइए 5,000 रुपए जो है ये कहाँ जाएंगे? 20,000 में एडजस्ट होंगे, 30,000 में एडजस्ट होंगे? सर अगर ए ने नहीं डायरेक्ट किया है कि वो कौन से डेट को पे ऑफ कर रहा है, तो उसके बाद फिर क्रेडिटर यानी कि बी की चॉइस हो जाएगी कि वो जिस भी डेट में अप्लाई करना चाहे तो वो टाइम बार्ड डेट में भी अप्लाई कर सकता है। इट इज एन एडवांटेज टू द क्रेडिटर। ओके, देखो पहली चीज तो एक बात क्लियर हुई, ए स्पेसिफाई करेगा, ए ने स्पेसिफाई नहीं करा तो डिस्क्रिशन ऑफ बी। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर ये टाइम बार्ड हो चुके हैं और उसके बाद ये 5,000 रुपए पे कर रहा है, तो वो यहाँ अप्लाई होगा या यहाँ अप्लाई होगा, या यहाँ भी अप्लाई हो सकता है? सर कहीं भी हो सकता है जहां भी क्रेडिटर करना चाहे। और लोग बता दीजिए इस बात को, क्योंकि यामिनी तो बता ही रही है, बाकी और लोग बताइए जल्दी से, बिकॉज आई वांट एवरीवन टू स्पीक। और सर एक सिचुएशन और है, अगर क्रेडिटर ही नहीं डिसाइड करता है कि कहाँ अप्लाई होगा तो फिर ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में होगा और इसमें फर्स्ट डेट है जो बेशक टाइम बार्ड हो गया है लेकिन इस पर अप्लाई होगा। और कोई कुछ कहना चाहता है? एनीबडी डिसएग्री विद द यामिनी? एनीबडी whoever is disagree please let me know। हाँ जी बताइए जल्दी से, कम ऑन, वी हैव टू वाइंड इट अप विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो बिल्कुल सही आंसर है हमने का, माना कि ये टाइम बार्ड हो गए हैं, माना कि ये टाइम बार्ड हो चुके हैं, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। बट जैसे ही बी 5,000 रुपए, जैसे ही ए 5,000 रुपए देगा, जैसे ही उसने 5,000 रुपए दिए, it can be applied to this amount as well even though it is a time barred। चाहे टाइम बार्ड है, ठीक है, टाइम बार्ड है, तब भी ये इस पे अप्लाई होंगे, जनरल रूल यही है। और क्योंकि यहाँ डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन ऑफ बी कैसे भी अप्लाई करे, अगर इसने स्पेसिफाई नहीं करा तो बी चाहे तो इसको खत्म करे पहले इसको, लेकिन कोई भी इंसान सबसे पहले अपना पुराना कर्जा अपना भरपाई करता है। सबसे पहले हर इंसान चाहेगा भाई 5,000 रुपए आए हैं, ये तो इन पे तो मेरे पे ऑलरेडी टाइम मिलेगा ना 3 साल का, मैं पहले पुराना वाला फिल कर लूंगा, कोई स्मार्ट आदमी होगा तो पहले पुराना वाला पे करेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब भी हम किसी से कुछ उधार या पैसा लेते हैं तो एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है इंटरेस्ट। जब हम अपना कर्जा पे करते हैं तो पहले इंटरेस्ट पे होता है या प्रिंसिपल पे होता है?
हाँ जी, पहले इंटरेस्ट पे होता है या प्रिंसिपल पे होता है? इंटरेस्ट। जनरली इंटरेस्ट पे होता है। हाँ जी, तो पहले इंटरेस्ट ही पे होगा, उसके बाद प्रिंसिपल की बात आएगी। अगर आपने लोन वगैरह कुछ लिया हो तो आप देखना पहले इंटरेस्ट जा रहा होता है, इंटरेस्ट खत्म होता है फिर प्रिंसिपल बनता है, और ये ऐसे होता है पहले इंटरेस्ट, धीरे 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 प्रिंसिपल का भी अमाउंट कम होता है। ठीक है, तो इस पे भी एक केस है, वो भी हम कर लेंगे। यही है बस। सेक्शन 59, 60, 61। 59 बात करता है, 59 बात करता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स बाय डेटर, ये बाय डेटर की तरफ से है। और 50-60 बात करेगा आपका सेक्शन एप्रोप्रिएशन बाय क्रेडिटर, एंड देन वी हैव एप्रोप्रिएशन बाय लॉ, ये लॉ है, जनरल लॉ क्या कहते हैं। ये तीन हमने सेक्शन पढ़ने हैं, एप्रोप्रिएशन बाय डेटर, क्रेडिटर, लॉ। हमारा आज का लेक्चर इसी पे खत्म हो जाएगा। लेट स्टार्ट डायरेक्ट एक बार देख लेते हैं। Now appropriation of payment, application of payment where debt to be discharged is indicated. क्या लिखा है वर्ड, अंडरलाइन करिए, डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, यानी जो पे कर रहा है वो बता रहा है कि जो मैं पेमेंट दे रहा हूँ किस चीज के लिए पेमेंट कर रहा हूँ, डिस्चार्ज इंडिकेटेड बताया गया है। वेयर अ डेटर, जब कोई कर्जदार ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट, उसके कई सारे डेट्स हैं, टू वन पर्सन मेक्स अ पेमेंट टू हिम, जब उसको पेमेंट करता है, ईदर विद एक्सप्रेस इंटीमेशन, बता करके भैया मैं तेरे को 5,000 रुपए पे कर रहा हूँ, ये 5,000 रुपए 10,000 में लगा लेना, और अंडर सर्कमस्टांसेस इंप्लाइंग दैट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ सम पर्टिकुलर डेट्स, या वो ये बताता है कि ये वाले में 10,000 में मत लगाना, 20,000 में लगाना। द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड का मतलब कौन, जब क्रेडिटर एक्सेप्ट करेगा, मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली, must be applied accordingly. That means यहाँ पर जो डेटर है बता रहा है कि मेरा अमाउंट जो मैं आपको पे कर रहा हूँ किस तरीके से डिस्चार्ज होगा, but that has to be accepted by creditor. A owes B among other debts 1,000 रुपए उसको पे करना है प्रोमिसरी नोट पे, which fall due ना 1 जून को उसको पे करना था। He owes B no other debts of that, लेकिन उसका कोई और कर्जा नहीं था, सिर्फ प्रोमिसरी नोट पे करना था उसको। ए पेज 1,000 रुपए देता है, तो ये जो पेमेंट ऑफ कोर्स मान ही ले जाएगी, इम्प्लाइडली मान ली जाएगी, प्रोमिसरी नोट का ही पेमेंट होगा, क्योंकि उस पर कोई और कर्जा है ही नहीं, एक ही कर्जा है, प्रोमिसरी नोट का 1,000 रुपए पे करना है, तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। बी भी कहता है उसके पास ए को कुछ पैसा देना है, बी को 500 जो whatever 567 रुपीज, और बी लिखता है कि भैया मेरा पैसा वापस कर, ए पे कर देता है, तो ये जो 567 है वो उसी पे अप्लाई होगा जो उसका पहला अमाउंट है, क्योंकि कोई और अमाउंट तो है ही नहीं। बट इससे डिफिकल्ट सिचुएशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इसमें क्या लिखा है अगर आप देखेंगे, यहाँ है डिस्टिंक्ट डेट्स, वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स, यानी कई सारे कर्जे होंगे, बल्कि इलस्ट्रेशन में तो सिर्फ एक ही कर्जे की बात की गई है, प्रोमिसरी नोट एक और एक ही अमाउंट, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मल्टीपल्स। Now 60 कहता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट्स टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, जब इंडिकेटेड नहीं है, जब इंडिकेटेड मैंने आपको पैसा दे रहा हूँ 5,000 रुपए, मैं बता ही नहीं रहा कि 10,000 में लगाइयो, 20 में लगाइयो, 30 में लगाना। इसका मतलब क्या है, आई एम गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द क्रेडिटर टू डिसाइड बाय योर ओन, कि क्रेडिटर डिसाइड करे। अब क्रेडिटर तो ऑफकोर्स ही बात है जो सबसे पहला कर्जा होगा उसमें अप्लाई करेगा, तो यानी इट्स डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द क्रेडिटर। तो where the debtor has omitted to intimate, बताना भूल गया है, and there are no other circumstances indicating to which that the payment is to be made, ना ही उसमें कोई इशारा है, ना कोई ये बता रहा है कैसे होगा। The creditor में applied its discretion, creditor को जैसा ठीक लगे वैसा अप्लाई करेगा। Any lawful debts actually due and payable to him from the debtors, whether its recovery, ये important line है, underline कर लेना, चाहे इस तरीके की रिकवरी, और इज नॉट बार्ड बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग एज टू द लिमिटेशन ऑफ द सूट, चाहे वो बार्ड भी हो गई हो तब भी वो उस पर अप्लाई कर सकता है, लेकिन लॉफुल कर्जा होना चाहिए, एक्चुअली ड्यू एंड पेबल टू हिम फ्रॉम द डेटर वेदर इट्स रिकवरी और इज नॉट बार्ड, चाहे वो बार्ड हो या ना हो। तो यानी जो भी हमने यहाँ सिचुएशन देखी, जो बी है
10,000 रुपए बार्ड हो गए थे क्योंकि 3 साल का टाइम खत्म। नाउ इवन द बी, बिकॉज इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द बी कैन अप्लाई फॉर दिस अमाउंट एज वेल। 10,000 रुपए ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये तो पहला हमारा एक डिस्क्रिशनरी पावर हो गया, यानी एप्रोप्रिएशन बाय क्रेडिटर। लास्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट व्हेन नीदर पार्टी एप्रोप्रिएट्स, जब कोई नहीं एप्रोप्रिएट कर रहा है। When neither party makes any appropriation, the payment shall be applied in the discharge of the debts in order of the time. जो पहले लिया, सबसे पहले क्या लिया? 10,000 रुपए। Whether they are or not barred by the law, चाहे वो कानून में मना हो या बाधित हो गए हो because of the limitation act, being as a limitation of the suit. If the debt are of equal standing, the payment shall be applied in discharge of each proportionately. और अगर कर्जे जो हैं सपोज करो 10,000 रुपए के हैं तो उसको प्रोपोर्शनली डिस्चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा थर्ड रूल क्या कहता है, अगर कुछ ना इसने बताया ना इसने बताया तो इट कैन बी अप्लाइड, जो सबसे पहले होगा वहां अप्लाई होगा। और अगर ये 10,000 रुपए हैं तो इट वुड बी अप्लाइड लाइक, अगर ये 5,000 देता है तो तीनों पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों पे इसी केस में अगर वो टाइम बार्ड हो गया हो पहला वाला तो टाइम बार्ड पे फिर ये वाला अप्लाई होगा ना, सेक्शन 60। तो डिस्क्रिशन मैं पूछ रही हूँ, अगर टाइम बार्ड हो गया, पहला वाला टाइम बार्ड हो गया और दो जो बचे हैं वहां पर अभी किसी ने भी नीदर पार्टी मेक्स एन एप्रोप्रिएशन, देन तो भी ये अप्लाई होगा सेक्शन 60। फिर जो 10,000 रुपए पहला वाला उस पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हर कोई देखो, एक चीज बताओ, हमने एक बात करी थी लिमिटेशन एक्ट में, लिमिटेशन एक्ट के आपका सिर्फ और सिर्फ रेमेडी खत्म होती है, राइट खत्म नहीं होता। 10,000 रुपए दिए है ना, मेरा लॉफुल ड्यू तो है ना आपके पास, आपने मुझे पे कर दिया तो मैं अप्लाई कर दूंगा उसमें पहले वाले में। ठीक है, क्योंकि कोई भी कानून जो है ऐसा नहीं बना कि अगर मेरा ड्यू है, आपने मुझे पे कर दिया है, तो मैं सबसे पहले अपना उस पर अप्लाई करूंगा जो मर चुका है मेरा पैसा। ठीक है, सो ये हमारा हो जाता है सेक्शन 61 तक कंप्लीट। और अब यहाँ से जो हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे 39 फर्स्ट, ब्रीच ऑफ एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच, एंड देन विल डू सेक्शन 56 फ्रस्ट्रेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं है, उसमें और भी चीजें, विल डू दैट, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 नंबर का क्वेश्चन वहां से जरूर बनता है। ठीक है, और ये जो आपने पढ़ा है ना अभी 59, 60, 61, ऐसे ही रूल्स आपके सीपीसी में भी लिखे हैं प्रोपोर्शनेटली। याद है कौन सा सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं? तो सीपीसी में भी 73, हाँ जी 73, हाँ जी 73 डिस्चार्ज प्रोपोर्शनेटली, वहां पे भी लिखा हुआ है ये सारी चीजें। तो सीपीसी के भी प्रोविजन है, लेकिन इससे ये फायदा होगा, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फिर हम सीपीसी पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया हो आप सबको। yes sir।